दोस्तों, अगर कोई ऐसा केस सामने निकल कर आता है समाज के अंदर में, तो ये बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है यार। यहाँ पर आप लोग जानते हैं विशाल, ये साउथ इंडिया के एक एक्टर है, काफ़ी शानदार। इनकी एक मूवी आप लोगों ने शायद देखी होगी, द रिटर्न्स ऑफ अभिमन्यु। किस किसने देखी है? दो चार बार तो मैंने भी आप लोगों को सजेस्ट की है वो मूवी। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा उस मूवी से। अभी यहाँ पर क्या हुआ, इनकी एक नई मूवी आ रही थी, तो उसके लिए हमारे देश के अंदर में एक पर्टिकुलर बोर्ड है जिसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। यानी कि एक ऐसा बोर्ड जो कि फिल्म को सर्टिफाई करने का काम करता है उसको देखने के बाद में। तो ये अपनी मूवी को लेकर गए उस पर्टिकुलर बोर्ड के अंदर में, तो वहाँ पर इनसे 6 लाख रुपए मांगे गए। 3 लाख रुपए तो इसके कि इनको वो मूवी बेसिकली वो देखेंगे और देखने के बाद में फिर सर्टिफिकेट देंगे। 3.5 लाख इसके, तो टोटल मिलाकर 6 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन जो है वो यहाँ पर इनसे कराया गया। और इन्होंने वो ट्रांजेक्शन जो है इन दो अकाउंट में किया ताकि इनके पास में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ सके। बोले कि मेरे पास में कोई इसके अलावा कोई एक तरीके से कोई दूसरा तरीका नहीं था कि मैं अपनी मूवी को अगर या तो फिर ऐसे ही लटकाए रखूं तो मुझे ये पैसे देने पड़े। तो यहाँ पर ये पूरा बैंक का डिटेल तक जो है इन्होंने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर दिया। और इसके बाद में फिर यहाँ पर पूरी डिटेल इन्होंने शेयर की है यहाँ पर लगभग 4 मिनट की वीडियो में। आप लोग जाकर जरूर देखेगा। बहुत ही शानदार उम्दा तरीके का उदाहरण है करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने का। और इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर जो मिनिस्टर हैं यहाँ पर आईटी और इसी के साथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब दोनों को ये टैग भी कर दिए यहाँ पर, जिससे कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुद्दे पर एक तरीके से एक कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकाला जा सके। और 24 घंटे के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इंक्वायरी टीम बैठा दी, बोले कि हम लोग करप्शन जो है वो टॉलरेट नहीं करेंगे। तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकल कर आता है। वैसे आप लोग ये बताइए, इनके लिए कोई 6-7 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं थी, ये उसको देकर आसानी से बैठ जाते। पर लेकिन इस तरीके से करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना, सोशल मीडिया पर आकर वीडियो अपडेट करना, जनता को अवेयर कराना, ये वास्तव में लगता नहीं आप लोगों की बहुत ही साहसी कदम है ये। तो वास्तव में यार सैल्यूट है पर्सन को। बाकी आप लोगों की क्या रहे इसके बारे में आप लोग जरूर बताइए। तो इसको देख कभी आप लोगों ने सुना होगा ना, अगर इंसान एक तो करप्शन कर रहा है सामने वाला कोई, ठीक है, और हम लोग उसके साथ में उसको हम लोग बेसिकली टॉलरेट भी कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट वे में हम भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। और खासकर उस टाइम पर जब आप लोग की मेहनत की कमाई हो। इन्होंने बोला कि यार ये मेहनत की कमाई है, ऐसी तो है नहीं कि किसी को ऐसे उठा के दे दे। तो काफी अच्छा लगा ये वीडियो सुन के मुझे। बाकी आप लोग की क्या है इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज है 30 सितंबर। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है बहुत ही शानदार रहने वाला है। मजा आएगा आप लोगों को सुनकर पूरा का पूरा डिस्कशन। बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस करूंगा यार, लगभग मुझे लग रहा है कि ना होने भी मतलब कितने बताऊं, बहुत ही ज्यादा आर्टिकल हैं, ठीक है। आप लोगों को मजा आएगा, इतना भरपूर एक वीडियो होगा जिसमें फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना और अपना फीडबैक जरूर देना, क्योंकि वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए सरप्राइज एक टेस्ट भी होगा, जिससे ये पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने ये लेक्चर सुना है। इसका मतलब ये कि लेक्चर को टकटकी लगाकर सुनना है ताकि उन क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से दे पाओ। बाकी बड़ी ही शानदार बात बोली गई यार यहाँ पर। देखो, एक छोटी सी चींटी भी जो है ना, जब अपने पर आती है तो बहुत बड़े हाथी को जो है जमीन में डाल देती है। तो इसलिए कभी भी अपने वजूद पर क्वेश्चन मार्क मत लगाओ। अगर कोई चीज आज तक हुई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो होगी नहीं कभी। देखिए, आज की डेट में सोसाइटी में दिक्कत पता है क्या है। अगर आज की डेट में आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को एवरेस्ट पर चढ़ना है और आप लोग किसी इंसान को जाकर बोलोगे यार मुझे एवरेस्ट पर चढ़ना है, अरे पागल तेरे बस की नहीं है, तेरे से नहीं हो पाएगा। वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसने कभी किया ही नहीं है। तो वो अंकल हैं, वो चचा हैं जिन्होंने कभी खुद तो कुछ किया नहीं है, वो आप लोगों को भी ऐसी बातें बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया है। तो अगर आज की डेट में आप लोग अगर कुछ करना चाहते हैं तो कभी भी किसी और के परसेप्शन पर अपने बेसिकली फाइनल डेस्टिनेशन या फिर डिसीजन मत बनाइए। ये आप लोग देखिए कि ऐसी भी चीजें होती हैं जो जिंदगी में कभी किसी ने की नहीं है और अब जो है इंसान जो है वो करता हुआ नजर आता है। तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। और जिस चीज को लेकर आप लोगों के ऊपर खुद के ऊपर ट्रस्ट आ गया, जिंदगी में दुनिया चाहे सारी अपोज हो जाए उस चीज को कि हाँ आप लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को उस चीज को नहीं छोड़ना है। अगर आप लोगों को उसके ऊपर ट्रस्ट हो गया, फिर देखना जिस दिन उसको अचीव कर लोगे ना, ये सारी दुनिया जो आप लोगों को अपोज कर रही है ये आप लोगों के सामने जिल्ले इलाही करती हुई नजर आएगी। पर लेकिन तब तक आप लोगों को डटे रहना है और कॉन्टिन्यूअस अपने काम पर लगे रहना है। तो मायूस न हो मेरे दोस्त, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जिसे किसी ने सोचा तक नहीं। मतलब आज की डेट में हर एक इंसान जो है वो चीज अचीव कर सकता है अगर वो 100% अपने ऊपर फोकस रखना स्टार्ट कर दे। और फोकस रखने का शानदार तरीका क्या है वो है आप लोगों के सामने यहाँ पर ये सिस्टम। अगर आप लोग अपने लाइफ के अंदर में डिसिप्लिन लेकर आते हैं और ये पॉइंट आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो आप लोग देखना आप लोग की लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा कि आप लोगों की एफिशिएंसी जो है वो 90 से 95% बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये जिंदगी में उतार लो, फिर देखना कितना मजा आएगा।
जो भी बच्चा जो है वो 21 डे चैलेंज पूरा करेगा उसके लिए गिफ्ट होगा, क्योंकि रेगुलरली आप लोग कमेंट कर रहे हैं अपने चैलेंज के बारे में कि आज कितना टास्क है, आज कितना टास्क है। जिसका 5x5 रहेगा लगातार 21 दिन तक, उसके लिए गिफ्ट रहेगा, क्योंकि सारे कमेंट दिखते हैं, एक नाम को सर्च कर सारे कमेंट देखे जा सकते हैं एक झटके में। तो जो भी यहाँ पर ये पूरा टास्क कर रहा है उसके लिए इसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट जो है वो आप लोगों के लिए डिसाइड किया जाएगा, अगर कोई कंप्लीट 21 दिन तक फॉलो कर रहा है। और जो 75 दिन तक फॉलो कर देगा उसके लिए तो शानदार गिफ्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं देखना चाह रहा हूं कि कौन कौन यहाँ पर इसको टास्क को पूरा कर रहा है। तो इसके लिए मैं पूरा रेगुलरली बेसिकली आप लोगों को देखता हूं, आप लोगों की कमेंट देखता हूं, और जिस दिन पूरे 21 दिन होंगे, मतलब ये ऐसा नहीं कि 21 दिन बस अभी होने वाले हैं, अगर आज से भी कोई इसको देख रहा है वो आज से स्टार्ट करे। 21 दिन में जब पूरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसको चेक किया जाएगा कि हाँ रेगुलरली इस बंदे ने पूरा टास्क कंप्लीट किया है, और फिर उसी हिसाब से आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है, वो अभी डिसाइड नहीं किया गया, पर हाँ जो भी होगा अच्छा होगा, आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, बाकी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू यार। टॉप 4 में आ जाना कोई आसान काम नहीं है। हमारा देश टॉप 4 में आ गया, 8 गोल्ड मेडल के साथ में, 12 सिल्वर के साथ में और 13 ब्रोंज के साथ में, तो 33 मेडल के साथ में टॉप 4 में है। और ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारी चलती हुई नजर आ रही है। और अभी बचा हुआ है 8 अक्टूबर तक आप लोगों के पास में टाइम, तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर गोल्ड मेडल के बारे में बात करें, जब हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिला था बेसिकली गेम, तब हमारे 15 गोल्ड थे। फिलहाल उसके साथ में फिर दिल्ली में देखने को मिला था 1982 में, तब हमारे पास में 13 गोल्ड थे। फिर उसके बाद में हमारे पास में 14 गोल्ड भी यहाँ पर हुए, इसके साथ में 16 गोल्ड भी हमारे पास में हुए। तो अभी फिलहाल ही हमारे पास में 8 गोल्ड हो गए हैं, तो परफॉर्मेंस शानदार जा रही है। तो आने वाले टाइम में बहुत ही उम्दा तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से एंजॉय करो, और अगर कोई गेम में जाना चाहता है तो उसको अप्रिशिएट और सपोर्ट जरूर करो। ठीक है, और इसी तरीके से अगर कोई कमेंट बॉक्स में 5x5 लिखता है कि पांचों के पांचों टारगेट कंप्लीट किए, तो उसको भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। और प्लानिंग वाली बात ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में ही करनी है, आप लोग प्लानिंग जो है शाम को करके सोओगे तो और अच्छा रहेगा। डिस्कशन तो बहुत शानदार रहेगा, 4 तो एडिटोरियल डिस्कस करूंगा बहुत ही शानदार तरीके से। एक बच्चा कह रहा है कि सर 7-8 दिन हुए एडिटोरियल डिस्कस करते हुए, कह रहा है कि सर 40-50 से ज़्यादा एडिटोरियल डिस्कस कर डाले। यार आप लोग देखना कितना मजा आएगा जब ये वाला आर्टिकल डिस्कस करूंगा ना, आप लोगों के चक्षु खुलेंगे बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, मतलब एक तरीके से जब आर्टिकल देखोगे ना आप लोग, उससे क्या होता है, एक तो रिवीजन हो जाता है, इसी के साथ में कनेक्टिविटी बनी रहती है। चाइना वाला आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, कनेक्टिविटी बनी रहेगी। पानी के ऊपर जो लड़ाई हो रही है, मतलब आर्टिकल सुनने में और समझने में फायदा क्या होता है कि आप लोग का एक तो सोचने समझने का तरीका चेंज होता है, आप लोग एक बेहतर इंसान बनते हो चीजों को सोचने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, ये होता है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में बहुत ही तसल्ली में डिस्कस करेंगे। WTO का ये वाला आर्टिकल आप लोगों के चक्षु खोलेगा, बहुत ही बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा। इसी के साथ में एक बच्चा ये कह रहा है कि सर बताते तो हो, एडिटोरियल डिस्कस करेंगे 4, और फिर आर्टिकल इतने सारे डिस्कस करते हो जिसकी कुछ हद नहीं है। देखो यार, बेसिक पर्पज ये है कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो भी आर्टिकल डिस्कस करूंगा उसमें बहुत सारे और भी सोर्सेज रहते हैं, बाकी के भी आप लोगों को बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। जैसे पेंगुलिन के बारे में बातें की जाएगी, काफी शानदार आर्टिकल देखने को मिलेगा। इसी के साथ में हम लोग FCRA के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। गुजरात के अंदर में इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में बात करूंगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फूल के बारे में बात करूंगा। साइंस के भी आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, साइंस एंड टेक के, मतलब उसी के साथ में फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो मस्त बिंदास तरीके से एंजॉय करेंगे पूरा लेक्चर। ठीक है, पर आगे बढ़ने से पहले आज का इंपॉर्टेंट डे जो कि है 30 सितंबर, कैसा रहा वैसे ये वाला महीना, और अगले महीने को किस तरीके से एंजॉय करने वाले हो, क्या उसकी प्लानिंग कर ली, अगर नहीं तो जरूर करना, ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के बारे में। आप लोग खुद सोचकर देखो, वैसे तो हम लोग यहाँ पर बात करें कई सारी चीजों के ट्रांसलेशन के बारे में, जैसे बाइबल का ट्रांसलेशन किया गया उनके बारे में, पर लेकिन सोचो अगर ट्रांसलेशन न होता तो क्या दुनिया भर में इस तरीके से आज के दिन में हम लोग कनेक्ट हो पाते। तो ट्रांसलेशन कहीं ना कहीं यूनाइट कर रहा है। ट्रांसलेशन अनवील्स द मैनी फेसेस ऑफ द ह्यूमैनिटी, यानी कि आप लोग बहुत सारी चीजें जान पाते हैं आज के दिन में, कोरियन या फिर जापानीज या फिर जर्मन या फिर इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज हम लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं इजिली ट्रांसलेशन की हेल्प से, और उनकी जो भी क्वालिटी चीज है उनको हम लोग आज के दिन में इंजॉय कर पाते हैं। तो बहुत ही अच्छा है ट्रांसलेशन का मीडियम, जिससे हम लोग काफी कुछ सीखकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो काफी शानदार है, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। बाकी कौन सी लैंग्वेज अपनी खुद की लैंग्वेज के अलावा आप लोग को पसंद है, जो कि आप लोग सीखना चाहते हैं लाइफ में, तो इसके बारे में भी आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों नाम तो हमारा सुना ही होगा, हम हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और जब नाम आप लोगों ने सुन ही लिया है तो आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि हम क्या करते हैं। हम करते हैं वर्ल्ड में ट्रेड को ऑर्गेनाइज करना, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर पर अगर कोई सामान जा रहा है
तो सिस्टमेटिक वे में डिलीवर हो और उसके ऊपर किसी भी तरीके से फालतू के ट्रेड टैरिफ वगैरह न लगाए जाएं और दुनिया भर में एक बैलेंस बनाकर रखा जा सके। ये जो काम है, मेरे से पहले मेरा एक छोटा भाई था, बेसिकली वो क्या करता था, जिसको बोलते थे GATT जो है वो काम कर तो रहा था अच्छे से, पर लेकिन उसके अंदर में एक दिक्कत थी। वो दिक्कत क्या थी? वो ओनली दुनिया भर में अगर गुड्स यानी कि सामान इधर से उधर जा रहे हैं, मेनली उसके ऊपर फोकस किया करता था। पर लेकिन अब फिलहाल के टाइम पर आप लोगों को देखने को मिला है कि गुड्स के साथ साथ में सर्विसेज की रिक्वायरमेंट पड़ने लगी यहाँ पर। तो 1948 में जब GATT बनाया गया तो वो बखूबी अपना काम कर रहा था, पर लेकिन आते आते ये समझ में आ गया कि इससे काम ये होने वाला है नहीं है। जब हम लोग पहुंचे 1994 में तो फिर बात की कि यार बैठकर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो उसके चलते निकल कर आया एक मार्कस एग्रीमेंट। तो ये जो मार्कस एग्रीमेंट है 1994 में, इसने बोला कि हाँ यार कुछ नया बनाते हैं, और फिर इसी के बाद में यहाँ पर निकल कर आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक नई बॉडी। अब ये बॉडी क्या करेगी? ये दोनों चीज पर काम करेगी, ये गुड्स के ऊपर भी काम करेगी और ये सर्विसेज के ऊपर भी काम करेगी। तो इस तरीके से ये बॉडी जो है पिक्चर में आ गई 1 जनवरी 1995 में। आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलने लगी। ये बॉडी तब से अपना सिस्टमेटिक वे में काम किए जा रही थी, पर लेकिन रिसेंटली अभी क्या किया गया 2019 से, इस बॉडी के अंदर में जो दो देश अगर लड़ाई करते हैं तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक बॉडी हुआ करती थी। जिसको डिस्प्यूट हो रहे हैं तो उनको डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन निकालने के लिए ये बॉडी हुआ करती थी। ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर इस बॉडी के अंदर में कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है और ये बॉडी जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। तो जिसके चलते यहाँ पर WTO का जो अस्तित्व था कि जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया गया था कि अगर कोई देश जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कोई बदतमीजी करता है तो यहाँ पर ये उसका सोल्यूशन निकालेगा, तो वो सोल्यूशन निकलना जो है वो बंद होने लगा। तो इसके चलते WTO की जो है वो इंपॉर्टेंस यहाँ पर घटने लगी। इसी बीच में इंडिया यानी कि हमारे देश के अंदर में मीटिंग होती है G20 की, और G20 की मीटिंग में ये मुद्दा फिर से उठाया जाता है कि कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसको फिर से रिवाइव किया जाए, उसका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट वाला जो मॉडल है उसको फिर से स्टार्ट करें। पर लेकिन यूएसए की बदतमीजी की वजह से यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है, क्यों इस तरीके का ये रीजन देखने को मिल रहा है? देखो, एक टाइम पर दुनिया ऐसी हुआ करती थी कि यहाँ पर यूएसए, रसिया, यूरोप, ये जो डेवलप्ड यानी कि जो अमीर देश हैं, ये अपना सामान जो है वो मैन्युफैक्चर किया करते थे। आप लोगों को पता है ना, मैंने स्टार्टिंग में जो GATT जो है वो गुड्स में व्यापार कराया करता था, तो सब अपना सामान बेसिकली बनाया करते थे। और जहां पर बहुत पॉपुलेशन है, जैसे हमारा देश इंडिया, जहां पर दूसरे नंबर पर बहुत पॉपुलेशन है जैसे कि चाइना, ऐसे ही एशिया के बहुत सारे और देश और अफ्रीका के देशों में ये अपना प्रोडक्ट लाकर बेचा करते थे। और उस प्रोडक्ट को बेच कर ये दुनिया के डेवलप देश बन बैठे, और यहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन भी बना रखा था GATT, ताकि व्यापार को सही तरीके से लेकर चला जा सके और कोई दिक्कत हो तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। पर लेकिन फिलहाल क्या हुआ? फिलहाल ये हुआ कि जो ये अमेरिका, यूरोप जो एक टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करते थे, अब वहां पर मैन्युफैक्चरिंग चीजें होना बंद हो गई। अब वो मैन्युफैक्चरिंग चीजें होने लगी चाइना के अंदर में, चाइना जो है दुनिया का हब बन गया। इंडिया के अंदर में होने लगी, इंडिया में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट निकल कर आया, वो भी हब बनता जा रहा है। तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और हम लोग प्रोडक्ट ले जाकर बेचते हैं यूएसए, यूरोप और कई सारे डेवलप देशों के अंदर में। तो अब यहाँ पर जो चक्कर इन्होंने चलाया था, उस चक्कर का पहिया जो है वो उल्टा यानी कि अपोजिट घूमने लगा, जिससे अब इनको मिर्ची लगने लगी। क्योंकि जो रूल और रेगुलेशन उन्होंने बनाए थे पहले दूसरों के ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए WTO का इस्तेमाल कर, अब वो रूल और रेगुलेशन ये उल्टे इन्हीं के ऊपर भारी पड़ने लगे। तो इसके चलते इन्होंने यहाँ पर कई बार तो WTO पर क्वेश्चन मार्क लगाना स्टार्ट कर दिया कि ये सही बॉडी नहीं है और फुलाना और ढिमकाना। हाँ भैया, तुमको क्यों सही लगेगी अब ये? अब तक तो तुम पूरा मजा उठा रहे थे इसका, जब तक तुम्हारा व्यापार चल रहा था। अब तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा है तो फिर ये सही बॉडी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने अभी रिसेंटली अगर बात करें EVM मशीन के बारे में सुना होगा। EVM मशीन जो है उसमें एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को ये देखने को मिलती है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उस EVM का इस्तेमाल कर जीत कर आ जाती है तो EVM जो है बिल्कुल अच्छी है, और जो जीत कर नहीं आती है, जो हार जाती है, वो बोलते हैं EVM जो है वो हैक हो गई है। ऐसा ही कुछ फंडा आप लोगों को यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दुनिया भर में देखने को मिला। मतलब जो देश जिसका फायदा उठा रहे थे पहले, वो तो यहाँ पर बल्ले बल्ले कर रहे थे कि भाई साहब बहुत अच्छी बॉडी है, पर जब से उनका बेनिफिट यानी कि फायदा होना हो गया कम और डेवलपिंग कंट्री इंडिया और चाइना जैसी कंट्री बढ़नी आगे हो गई स्टार्ट,
तो यहाँ पर इनको इसी में 70 जो है इस तरीके से कमियां नजर आने लगी। तो इसके चलते यूएसए जो कि सबसे ज्यादा इस तरीके की इंटरनेशनल बॉडी को सपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा पैसा देता है, उसने भाई साहब ऐसी हरकतें करने लगता है कि पैसा देना बंद कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ टाइम पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पैसा देना बंद कर दिया था। तो ऐसी हरकतें नॉर्मली चलती रहती है। तो G20 की जो मीटिंग हुई हमारे देश के अंदर में, उसमें ये बोला गया कि यार क्यों इन ऑर्गेनाइजेशन का गला घोट रहे हो, या तो आप लोग इनके अंदर में कुछ डेवलपमेंट करो ताकि नई ऑर्गेनाइजेशन कोई निकल कर आए, और अगर पुरानी ही आप लोगों को चलानी है तो कम से कम उसका सिस्टम तो तैयार करो। क्योंकि अगर एक देश जो है वो दूसरे देश के साथ में अगर वॉर में आ जाता है तो फिर कंडीशन ये बनती है कि इनका सॉल्यूशन कौन निकालेगा। अगर ये ट्रेड वॉर हो जाती है तो अगर इनका सॉल्यूशन ही निकलेगा तो यहां पर फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही क्या हो गया, अगर कोई सॉल्यूशन निकालने वाला है नहीं है। हालांकि इस चीज को ध्यान में रखते हुए कई सारे देश ऐसे हैं उन्होंने खुद की बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है वो यहां पर आज की डेट में साइन करके रखने लगे हैं कि कल को चलकर अगर लड़ाई होती है तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट के थ्रू ये अपना सॉल्यूशन निकालते हुए नजर आएंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगर काम भी नहीं कर रहा है तो भी इनको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि वही है कि अगर तुम कुछ प्रोवाइड नहीं करा पाओगे तो हम लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। यूएसए बोले कि अगर डॉलर यूज नहीं करना है तो भाई साहब चाइना की करेंसी और रशिया की करेंसी और इंडियन की रुपी जो है वो इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जितना तुम रिस्ट्रिक्शन लगाओगे उतना ही दूसरी चीजें जो हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसी चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आज की डेट में किसी एक देश की दादागिरी न चलकर एक रूल बेस्ड वर्ल्ड चलता है, तो उसके हिसाब से यहां पर काम होना चाहिए और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसी के हिसाब से यहां पर अपना सिस्टम जो है उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। ये बातें यहां पर बोली जाती है। अब कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर में यहां पर बातें की जा रही है इसके फॉर्मेशन के बारे में। ये क्वेश्चन भी वनडे टाइप एग्जाम में पूछा गया, कब बनाया गया, तो 1995 में इसको बनाया गया था। इसको अगर बात करें तो यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रही, अफ्रीकन वुमेन जिनका नाम था नकोजी ओंकोजो अवेला, ठीक है। तो नकोजी ओंकोजो अवेला इसकी फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन जो है वो रिसेंटली अभी प्रेसिडेंट बनी, ठीक है। अफ्रीकन मूल की है, वैसे ये भी यूएसए की है। तो 164 मेंबर इसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यूरोपियन यूनियन, हांगकांग, मकाओ और ताइवान, इसमें अलग से आप लोगों के स्टेट यहां पर नजर आएंगे। इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश भाषा यहां पर बोली जाती है। हेडक्वार्टर आप लोगों को इसका स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। ये काम करती है कैसे, रिड्यूस करना है टैरिफ या फिर बैरियर अगर ट्रेड के अंदर में होते हैं, ताकि एक दूसरे के देश में आसानी से व्यापार किया जा सके। डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम इसका देखने को मिलता है, जो कि आज की डेट में इन्होंने ये एक तरीके से ऐसा कर दिया कि इसको आप लोगों बोल सकते हैं कि इसको बेचारे को बिल्कुल अपाहिज बना दिया, चलने फिरने के काम का नहीं रहा बेसिकली ये सेटलमेंट, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हो। तो ये कैसे यहां पर सेटलमेंट करता हुआ नजर आएगा, तो इस तरीके से आप लोग यूएन के बारे में देखो। जयशंकर साहब जो है यूएन के अंदर में गए थे, तो उन्होंने बोला कि दुनिया भर में अगर बात करें आज की डेट में, जैसे अगर बात करें साउथ अमेरिका हो गया या फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, उसका यूएन में कोई परमानेंट रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा ही नहीं। मतलब कॉन्टिनेंट के कॉन्टिनेंट आप लोगों ने यहां पर समाप्त कर दिए, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन है नहीं। और यूरोप जो कि छोटा सा है, उससे यूके और फ्रांस दो वहां पर अपनी गद्दी बनाए बैठे हैं, ठीक है। तो यूएन के 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं जरा बताइए। एक तो यूके फ्रांस बता दिया, एक यूएसए हो गया, चलिए एक चाइना हो गया, एक और कौन सा बच गया बताइए। तो कुछ कॉन्टिनेंट ऐसे जिनकी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो यहां पर ये बिल्कुल गलत बात है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अगर चाहते हो आप लोग काम करें तो बैलेंस बनाकर काम करना पड़ेगा। इसकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो एटलीस्ट ये एवरी 2 ईयर में एक बार आप लोगों को मिलती हुई नजर आती है, पर वही है जब यहां पर कुछ काम ढंग से नहीं होगा तो फिर यहां पर दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। आज की डेट में याद रख लेना, यहां पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहां पर ये गुड्स एंड सर्विस के साथ साथ में यहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में भी काम करती है कि कल को चलकर डिस्प्यूट जो है एक तरीके से अपने अधिकारों को लेकर हो कि यहां पर ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, तो उसका भी सॉल्यूशन निवारण करने का काम करती है। पर सॉल्यूशन निवारण करने वाली बॉडी ही बेसिकली यहां पर पिक्चर में नहीं है, तो दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये है पूरा आर्टिकल। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मैंने निराशा नहीं पहुंचाई होगी और आर्टिकल को बड़ी आसान शब्दों में समझा दिया गया होगा। एक क्वेश्चन जो कि अक्सर मैं पूछता हूं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि लेटेस्ट मेंबर इसमें कौन सा जुड़ा है, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखता हूं कितने ऐसे सिर्फ मेंबर जो कि इसका आंसर दे पाएंगे। और दूसरा, इससे पहले इसके जो हेड थे इस ऑर्गेनाइजेशन के वो कौन थे, ये भी आप लोग बताइए, क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग पर्सन थे जो कि इसको रूल करके गए, ठीक है। तो ये था बेसिक आर्टिकल, कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ में, कंफ्यूजन आना नहीं है और इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात फिर मैं भूल जाऊंगा, टेस्ट होंगे आज आप लोगों के 2, एक तो 4 बजे टेस्ट होगा, वो तो जो यूपीएससी का पेड कोर्स चल रहा है उसके लिए टेस्ट होगा,
और दूसरा 5 बजे टेस्ट होगा, वो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सबको पार्टिसिपेट करना है, जिसमें पूरे वीक का जो करंट अफेयर रहता है उसका रिवीजन आप लोगों को हो जाता है। ये एप्लीकेशन पर आप लोग जाकर देख सकते हैं या फिर वेबसाइट पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। वेबसाइट पर जैसे आप लोग जाएंगे यहाँ पर, तो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली जो टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रैक्टिस क्विज वाला, इसमें आप लोग जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में जो कल होगा बेसिकली संडे का, वो भी आप लोग अपने टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, जिस किसने भी टेस्ट सीरीज का पार्ट बने हुए हैं। और अब ऐसा टाइम आ रखा है कि अब आप लोगों को कम से कम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अच्छी खासी पढ़ाई हो गई होगी। अभी जो आप लोग बेसिकली सितंबर का महीना कंप्लीट हो चुका है, अक्टूबर में आ गए, तो अब आप लोगों को अपने टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर कोई सी सेट को लेकर अभी भी इग्नोर कर रहा है, तो सी सेट को भी आप लोगों को अपना ढंग से लेकर चलना चाहिए। ठीक है, जरूरी है, अगर सी सेट को आप लोग ढंग से लेकर नहीं चलोगे तो फिर दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि सी सेट एक ऐसा पोर्शन है, अगर इसके बारे में बात की जाए, क्योंकि कई सारे लोगों की नैया डुबा देता है ये, तो इसको लेकर सतर्क हो जाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ में, ताकि चीजों को अच्छे से लेकर चल सको। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए दिए जाएंगे वो आप लोग जरूर अच्छे से अटेम्प्ट करिए, और आप लोगों को ये बेसिकली मंडे से 2-2 क्वेश्चन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनका आंसर आप लोगों को लिखना है, उनके डेमो आंसर भी आप लोगों को मिलेंगे, तो रेगुलरली 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे मंडे से। ठीक है, और सारी पीडीएफ जो है वो आप लोगों की आज शाम तक जो है बेसिकली मिल जाएगी, क्योंकि कल जो है सारी चीजें प्रोवाइड करा दी है। एसएलवी पीडीएफ पर आप लोगों ने देखा होगा, सारे के सारे एडिटोरियल जो है वो आप लोगों के आ चुके हैं, बस पीडीएफ है। अभी आप लोगों की पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, पर पीडीएफ कहां पर मिलेगी, वो स्टडी लवर वीर चैनल पर मिलेगी। यहां पर आप लोग अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, जो कि आप लोगों को इकट्ठे मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन नहीं आता तो भी आप लोग यहां पर कनेक्ट रह सकते हैं। फीडबैक जरूर दिया करो, 1 सेकंड लगती है, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हो, जैसा भी आप लोगों को लगता है, इससे पता चलता है कि किस तरीके से चीजें आप लोग लेकर चल रहे हो। ठीक है दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत सा एरिया है साउथ चाइना सी के अंदर में, जो कि चाइना और फिलीपीन के बीच में लड़ाई का कारण बना रहता है, क्योंकि चाइना उस पर्टिकुलर एरिया पर अपना दबदबा जमाना चाहता है, और उसका नाम है स्कारब्रोसोल। ये स्कारब्रोसोल जो है यहाँ पर, ये एक एल्टोज है। एल्टोज क्या होता है, अगर आप लोगों को मैं अभी एक पिक्चर दिखाऊंगा, आप लोग उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। एल्टोज जो होता है वो एक बड़ा ही खूबसूरत सा एरिया होता है, जो कि आप लोगों को पानी के अंदर में देखने को मिलेगा, चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। ये जो एल्टोज होते हैं, ये यहाँ पर कई बार आप लोगों को इसके आसपास में काफ़ी खूबसूरत जो बेसिकली रीफ, कोरल रीफ जिनको बोलते हैं, वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ऐसा नहीं कि अपने आप ही यहाँ पर बन जाते हैं, कई बार ज्वालामुखी फटता है, कई बार यहाँ पर कई सारे आइलैंड जो हैं वो पानी का लेवल बढ़ने से डूब जाते हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पर ये एल्टोज बनते हुए नजर आते हैं। तो जो एल्टोज है, जिसका नाम है यहाँ पर स्राग्रोफ सी, ये यहाँ पर सोल बेसिकली एक एल्टोज है चाइना और फिलीपींस के बीच में, और काफ़ी ये रिसोर्स रिच एरिया है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी सारे रिसोर्सेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, काफ़ी मिनरल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और ये एक्सक्लूसिव जोन है बेसिकली फिलीपींस का, यानी कि जो फिलीपींस है उसका एक एक्सक्लूसिव जोन आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन चाइना क्या करता है, चाइना यहाँ पर आकर बार बार बदतमीजी काटता है। अभी रिसेंटली चाइना ने क्या किया, यहाँ पर एक बैरियर बना दिया। ये आप लोग देखो नीचे जो रस्सा जा रहा है, ये रस्सा एक बैरियर यहाँ पर चाइना के द्वारा बनाया गया, ताकि यहाँ पर ये पता चल जाए कि ये एरिया जो है ये चाइना का है। इसमें ऊपर जो है गुब्बारे लगे हुए थे, वो तैर रहे थे। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक बार्ड बना दी कि हाँ ये एरिया मेरा है, इसके अंदर तुम नहीं जा सकते हो। पर लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इसको चाकू से काटा गया, जो फिलीपींस की जो बेसिकली यहाँ पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बेसिकली बोल सकते हो आप लोग यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर इसको ये चाकू से काटा गया। और चाकू से काटने के बाद में यहाँ पर बोल दिया कि ये हमारा सोवरन एरिया है, यानी कि हमारी सोवरेनिटी है, हम चाइना की ये बदतमीजी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो चाइना की बदतमीजी ऐसा नहीं, फिलीपींस के ही बेसिकली नाक में दम किए हुए। ये 9 डैश लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डैश लाइन जो है इसको चाइना बोलता है कि ये मेरा एरिया है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, चाइना इस पूरे के पूरे रीजन को क्लेम करता है साउथ चाइना सी के अंदर में, जबकि इंटरनेशनल कानून जो है वो यहाँ पर इसको ये करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। अगर ध्यान से आप लोग देखोगे यूएन क्लोज, जो कि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेबल आज की डेट में कानून है, जिसको आप लोग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द सीज आप लोग बोलते हो, बेसिकली कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज, इसको यहाँ पर लॉज ऑफ द सीज ट्रीटी के नाम से भी आप लोग जानते हो। ये 1982 में यहाँ पर साइन किया गया था और 1994 में ये फोर्स में आया था। यानी कि दुनिया को ये बताता है ये कानून कि कैसे आप लोग को अपने आसपास के समुद्र का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे नाम पर साउथ चाइना सी है तो पूरे साउथ चाइना सी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दोगे। ऐसे में आप लोगों को हमेशा बोलता हूं, ऐसे इंडियन ओशन है, हमारा ओशन है,
हम लोग पूरे ओशन को बोल देंगे कि हमारा है भाई साहब ये। तो ये कोई बेतुकी बात है, ये कोई ऐसे कि एक सेंसेबल बात नहीं है यहाँ पर। और यूएन क्लोज क्या बोलता है, वो यहाँ पर प्रॉपर डिफाइन करता है। जैसे यहाँ पर हमारी लैंड हो गई, लैंड के पास में अपनी टेरिटोरियल सी होता है, यानी कि जैसे आप लोग लैंड के जैसे जमीन है पास में यहाँ पर, तो इसको टेरिटरी का सी बोलते हैं, यानी कि हमारा एरिया है। इसके बाद में फिर कॉन्टिगुअस जोन होता है यहाँ पर, ये 12 न्यूटिकल माइल्स का होता है, फिर 24 का होता है। और फिर यहाँ पर एक्सक्लूसिव जोन जो है वो स्टार्ट हो जाता है लगभग 200 न्यूटिकल माइल्स के लेके। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद में हाई सी और फिर डीप सी स्टार्ट हो जाता है। तो इंटरनेशनल एयर स्पेस जो होता है वो यहाँ पर इस सारे एरिया को इंक्लूड करता है। जब नहीं कोई फ्लाइट जाती है ऊपर से, उसको रोक दिया जाता है कि यहाँ से फ्लाइट नहीं जाएगी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा पाकिस्तान हमको यहाँ पर अपने ऊपर से फ्लाइट उड़ाने से रोकता है, तो तब ये चीजें देखने को मिलती है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, अगर यहाँ पर बात करें चाइना और यहाँ पर फिलीपींस के बारे में, तो ये टेरिटरी जो है फिलीपींस के पास में है, लगभग 240 किलोमीटर दूर है यहाँ पर, जबकि चाइना से लगभग 900 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यानी कि चाइना से तो ये डिस्टेंस जो है जहां पर ये एल्टोज बना हुआ है बेसिकली, ये जो मैंने आप लोगों को बताया, ये चाइना से लगभग सॉरी यार, ये चाइना से लगभग 900 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और फिलीपींस से जब आप लोग यहां पर बात करेंगे तो लगभग 250 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यानी कि एक्सक्लूसिव जोन जो है ये फिलीपींस का है। पर लेकिन चाइना कहता है कि पूरा साउथ चाइना सी जो है वो मेरा है, इसलिए यहां पर मेरा दबदबा चलेगा। और यहां पर इसलिए यहां पर ये हरकतें करता हुआ नजर आता है, बार बार कभी बैरियर बनाता है कभी कुछ। तो जैसे ही फिलीपीन ने यहां पर ये बैरियर कट किए, यहां पर तुरंत चाइना की ओर से जो है वो रिएक्शन निकल कर आया कि ये सही नहीं है और फिलीपीन को जो है वो अपने दायरे में रहना चाहिए। चाहे जो फिलीपीन की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने ये बोला कि हम लोग अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे और इसके लिए चाहे हम लोग को कुछ भी करना पड़ जाए हम लोग यहाँ पर वो करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये ऐसा नहीं कि हम लोगों ने आनंद फानंद में कट गया, ये बाकायदा हम लोगों ने सोच समझकर यहाँ पर इसको काटा है। ये फिलीपींस के द्वारा साफ साफ बोल दिया गया। तो इसके चलते अगर आप लोग देखोगे ये आज की बात नहीं है, पुराने समय से यहाँ पर चला हुआ है। 2012 में भी चाइना के द्वारा सेम बदतमीजी की गई थी। और इंटरनेशनल जो बेसिकली कानून के हिसाब से अगर बात करें, ये केस जब इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंचा तो उसने चाइना की बदतमीजी को रोकने के लिए बोला कि तुम जो है यहाँ पर इस तरीके से नहीं कि अपनी दादागिरी चलाओगे, पर चाइना ने उसका जो डिसीजन मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। यानी कि एक तरीके से जो केस आया था यहाँ पर वो फेवर में था फिलीपींस के, यानी कि मनीला के। पर लेकिन उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि साउथ चाइना सी जो है वो हमारा है और हम जो है उसको आपके हिसाब से नहीं चलाएंगे, हम जो है उसको अपने हिसाब से यहाँ पर चलाएंगे। पर लेकिन अभी जो राइटर है वो क्या बोल रहे हैं, अभी रिसेंटली चाइना को अगर देखा जाए तो यहाँ पर उसको मिर्ची लगी थी जब यूएसए ने आकर साउथ चाइना सी में फिलीपींस के साथ में यहाँ पर एक काफी खतरनाक लेवल की एक्सरसाइज कंडक्ट कराई थी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर कल को चल के यहाँ पर कुछ भी इस तरीके से बदतमीजी करता हुआ अगर चाइना नजर आता है तो ये काफी एक खतरनाक लेवल का वॉर गेम कन्वर्ट हो सकता है यूएसए और चाइना के बीच में, क्योंकि फिलीपीन जो है वो एक तरीके से मिलिट्रीली भी यहाँ पर कनेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके यूएसए के साथ में। तो इस तरीके से यहाँ पर कल को चलकर ये काफी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बन सकता है। इस रीजन में अनसर्टेनिटी का बहुत खतरनाक एक माहौल क्रिएट हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज की डेट में आप लोग देखोगे रसिया और जिस तरीके से यूक्रेन लगे हुए हैं, तो यहां पर भी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो इसलिए यहां पर फिलीपीन और चाइना को यहां पर दोनों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि यहां पर रिलेशनशिप दोनों को एक साथ में मेंटेन रखनी है। यहां से आप लोग कहीं जा भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए जरूरी है यहां पर बैलेंस बनाकर रखना। और कई बार ये ऐसी हरकतें ना चाइना जानबूझकर भी करता है, जैसे कि यहां पर जब यूएसए के इलेक्शन आने स्टार्ट हो जाएंगे तो चाइना की बदतमीजी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बताएं कि इलेक्शन के टाइम पर कोई भी देश जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ ऐसे स्टेप नहीं उठाते हैं जिससे कि पता चला कि उसकी वोट बैंक ही खराब हो गई। तो इसके चलते यहाँ पर जैसे जैसे यूएसए के इलेक्शन आएंगे वैसे वैसे चाइना की बदतमीजी में आप लोगों को इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आएगा। और ये अब की बात नहीं है, ये पास्ट की भी बात आप लोगों ने देखी होगी, अगर थोड़े लंबे समय से आप लोग यहाँ पर चीजों को समझ पा रहे हैं। तो जरूरी है कि यहाँ पर एक बैलेंस बनाकर चलना, वरना यहाँ पर इस रीजन में अगर अशांति आई तो ये एक वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट है यहाँ पर जहां से काफी लार्ज स्केल पर व्यापार होता है। इस पर्टिकुलर रीजन के थ्रू होते हुए सारे देश जो है यहाँ पर ये कनेक्ट रहते हैं। और अगर यहाँ पर इस तरीके से दिक्कत होती है तो इस सारे एरिया में अशांति आएंगी। ये बोल सकते हैं कि पूरा आसियान जो है वो यहाँ पर अशांति की चपेट में चला जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पर एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो साउथ चाइना सी जो है वो कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से यहाँ पर चाइना की हरकतों की वजह से ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस, बर्नोई, वियतनाम सारे के सारे यहाँ पर टेंशन में रहते हैं।
और यहाँ पर जब जब ये अपना क्लेम दिखाता है तो तब तब यहाँ पर सारे जो है वो देश जो है वो परेशान रहते हैं, क्योंकि चाइना उनके सामने बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो ऐसा तो नहीं कि चाइना को आंखें दिखा सकते हैं, एक हद तक ही वो बेसिकली चाइना को आंखें दिखा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यूएस से देश का आना ये लाजमी बन जाता है। और इंडिया भी यहाँ पर अपना काफी लार्ज स्केल पर, जैसे वियतनाम के साथ में हमारी कई सारी ऑयल जो वाली कंपनी है वो यहाँ पर काम कर रही है, तो इंडिया का भी यहाँ पर काफी ज्यादा अवेलेबिलिटी आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है। मलक्का स्टेट जो आप लोगों को यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर अगर देखोगे इस एरिया को यहाँ पर अंडमान सी के साथ में कनेक्ट करते हैं, ये वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेड रूट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि चाइना क्या कर रहा है। चाइना को पता है कि इस एरिया में वो बदतमीजी करता हुआ रुकेगा नहीं, यहाँ पर कंटिन्यूअस बदतमीजी कर रहा है, इसलिए वो इंडिया यानी कि हमारे रीजन से होता हुआ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाल रहा है, जिसको यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोला गया है। और यहाँ पर ये चाइना को डायरेक्ट अरेबियन सी में लाकर कनेक्ट कर रहा है। तो यानी कि चाइना ऑल्टरनेटिव रूट अपना तैयार कर रहा है ताकि कल को यहाँ पर कोई बदतमीजी हो जाए तो मुझे एंट्री जो है वो दूसरी साइड से मिल जाए। तो ये इस तरीके से यहाँ पर माहौल बना रहे हैं, यानी कि मुझे अपना जो है हरकतें रोकनी नहीं है, ये कंटिन्यूअस चलती रहेंगी। बस मुझे ये देखना है कि किस तरीके से मुझे इनके ऊपर प्रेशर बना के रखना है। ये चाइना की पॉलिसी भी रहती है सामने वाले देश के ऊपर। अगर बॉर्डर के पॉइंट ऑफ से देखोगे भूटान के साथ में क्या बदतमीजी की थी उसने, पहले भूटान के 2 एरिया जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिए, फिर भूटान के दोनों एरिया के साथ में बार्गेनिंग कर रहा है कि ये एरिया जो है मैं तुझे दे दूंगा अगर ये एरिया तो मुझे दे दे। मतलब समझ रहे हो बदतमीजी की पराकाष्ठा क्या है। तो ये पर्सनली चाइना इस तरीके की हरकतें करता हुआ पाया जाता है। और एग्रेशन की पॉलिसी आप लोगों को चाइना की हमेशा यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो चाइना का मैप जो है बड़ा ही डिफरेंट था। उसने आराम आराम से बहुत सारे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया, उनमें से तिब्बत भी एक आप लोगों को देखने को मिलता है। आसपास की कई छोटी छोटी टेरिटरी जो है वो अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दी। क्यों? क्योंकि मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर जब एक बार कोई देश हो जाता है तो फिर उसको लगता है कि अब तू जो है अपना किसी भी हद तक जाकर बदतमीजी काट सकता है। और वही आप लोगों को ग्राउंड लेवल पर चाइना की रेगुलर देखने को मिलती है बदतमीजी। तो ये पर्टिकुलर रीजन आप लोग जरूर याद रखिएगा। 9 डैश लाइन क्या है, अभी यहाँ पर जब फिलीपींस ने बेसिकली यहाँ पर कट की यहाँ पर ये रस्सी, इसकी वजह से माहौल थोड़ा सा और गर्म हो गया। यूएन क्लोज के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और 9 डैश लाइन जो है यहाँ पर ये चाइना क्लेम करता है साउथ चाइना सी के अंदर में। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक्स है। और याद रखिएगा कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुके हैं। मलक्का स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहाँ पर, जब आप लोग यहाँ पर इसको देखोगे तो इसको लेकर तो आप लोग हमेशा चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इस टॉपिक को लेकर नहीं होना चाहिए, फिर भी होगा तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ये आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में जो खासकर वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसका तो रिवीजन कराएगा ही कराएगा, उसी के साथ साथ में आप लोगों को हमारे देश के अंदर में जो पुलिस फोर्स है उसमें वुमेन की कंडीशन कैसी है उसके बारे में बताएगा। देखिए, डेली एडिटोरियल पढ़ने का फायदा क्या होता है। अभी स्टार्टिंग के अगर इसके 2 पैराग्राफ आप लोग देखोगे इस आर्टिकल के, उसमें एक्सप्लेन कर रखा है वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में कि हमारे देश के अंदर में 128वां संविधान में संशोधन करके ये वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया गया, लोकसभा के अंदर में भी और राज्यसभा के अंदर में भी। और इसके ऊपर हमारे प्रेसिडेंट साहिबा के द्वारा जो है वो साइन कर दिए गए हैं, यानी कि अब ये एक बिल नहीं, अब ये एक एक्ट बन गया है। तो जब 128वां अमेंडमेंट बिल था तो एक्ट कौन से नंबर का बना है, पहले तो आप लोग ये बताइए। देखता हूं किस किस को ये बात पता है। तो यहां पर ये चीजें आप लोगों को रेगुलर सीखने को मिलती है। अब जैसे ही यहां पर ये एक्ट पास हो गया है, 15 साल तक हमारे देश के अंदर में पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में जो महिलाएं हैं उनको ये 33% रिजर्वेशन मिलना स्टार्ट होने वाला है। पर लेकिन जैसे मैंने बोला ये होने वाला है, क्यों? क्योंकि कई सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ये 2029 से पहले नहीं होगा। उसके पीछे रीजन क्या है, अब तक हमारे देश के अंदर में डीलिमिटेशन कमीशन नहीं आया, मतलब अब तक ये सीट डिसाइड नहीं हुई है कि किस सीट पर यहाँ पर कितनी महिलाएं आ सकती हैं। और हमारे देश के अंदर में सेंसस यानी कि जनगणना भी नहीं आई है। तो पहले जनगणना आएगी, उसके बाद में डीलिमिटेशन कमीशन आएगा, उसके बाद में बात की जा रही है कि 2029 में जो इलेक्शन होंगे उसमें यहाँ पर इस भी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ये आप लोगों को 2034 तक भी यहाँ पर पोस्टपोन होते हुए मिल सकता है। यानी कि अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, लगभग अभी 1 दशक और लग सकता है इसको सिस्टमेटिक वे में इंप्लीमेंट होने में। तो ये स्टार्टिंग में यहाँ पर बातें बताई गई है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हमारा देश आजाद हुआ था और पहली बार हमारे देश में इलेक्शन पता है कब हुए थे, 1952 में। उस टाइम पर महिला पता है कितने परसेंट थी हमारे देश की बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर में, तो 4.9% या फिर मोटे मोटे तौर पर 5% के करीब आप लोग बोल सकते हो।
तो हम लोग 1952 से 2023 में आज की डेट में बैठे हैं, यानी कि 75 साल से पूरे हम लोग आज़ादी के सेलिब्रेट कर चुके हैं। पर हम लोग 5% से जैसे तैसे बढ़कर हम लोग 14.4 यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोले तो 15% यानी कि 3 यहां पर आप लोग बोल सकते हो कि गुना तक यहां पर मुश्किल से पहुंचे हम लोग अब तक। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जो ग्रोथ है यहां पर ये पिछले 70 सालों में 75 सालों में आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो क्या ये रियलिटी में एक अच्छी ग्रोथ आप लोग इसको मान सकते हैं? अब जो ये शब्द मैंने यहां पर बोला है कि 75 सालों में हम लोग 5 से लेके 15 पर आ गए, सेम चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी जब पुलिस से रिलेटेड हम लोग आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज की डेट में भी हमारे देश की जो महिलाएं हैं पुलिस फोर्स के अंदर में वो अप टू द मार्क देखने को नहीं मिलती हैं। तो उसके बारे में डिटेल में मैं आप लोगों से अभी बातें करूंगा यहाँ पर, जिससे कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होगी। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। ये हमारे देश का 128वां बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, पर लेकिन जब एक्ट बन गए यहाँ पर ये तो ये हो गया 106वां। तो याद रखिएगा 106वां ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है हमारे देश के अंदर में। तो इस चीज को लेकर आप लोग क्लैरिटी रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां से आगे जब मैं आप लोगों को ये आर्टिकल लेकर चलूंगा तो मैं एक पुराना आर्टिकल भी है यहाँ पर, बेसिकली ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि तमिलनाडु के अंदर में पहला ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन जो है वो यहाँ पर खोला गया था। तो दो आर्टिकल का कॉम्बिनेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर में हिस्ट्री बता रखी है हमारे देश के अंदर में महिलाओं की हिस्ट्री, यानी कि वुमेन जब खाकी पहनना स्टार्ट की तो उसके बारे में बातें यहाँ पर बताई गई है। तो बोला गया कि देश के अंदर में सबसे पहले अगर कहीं पर महिलाओं ने खाकी पहनी थी तो ये था प्रिंसली स्टेट त्रिवनकोर। ये यहाँ पर हमारे देश के अंदर में सबसे पहले था जब तक हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। फिर वुमेन जो है उनको इंक्लूड किया गया कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर में 1939 में। फिर आगे चलकर 1972 में हमारे देश के अंदर में पहली महिला जो आईपीएस ऑफिसर बनी उनका नाम था किरण बेदी। तो किरण बेदी जी की रैंक शानदार थी, पर लेकिन फिर भी उन्होंने आईपीएस चूज किया, जिसकी वजह से वो फर्स्ट फीमेल बन गई जो कि आईपीएस ऑफिसर बनी। आप लोग को ये बताना है फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर हमारे देश की कौन थी, उनका नाम आप लोग को बताना है। 1976 में वुमेन आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम था जी थल्लगवती, तो ये यहाँ पर इसी के साथ में लतिका सरन वो पोस्ट की गई तमिलनाडु कैडर के अंदर में। तो यानी कि तमिलनाडु के अंदर में यहाँ पर एक हिस्ट्री बताने की कोशिश की गई है बेसिकली कि किस तरीके से यहाँ पर ये वुमेन जो है वो यहाँ पर पुलिस फोर्स में इंक्लूड होना स्टार्ट हुई। पर लेकिन हम लोग यहाँ पर तमिलनाडु की चर्चा नहीं कर रहे हैं, ओनली हम लोग देश की चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे देश के अंदर में क्या क्या कंडीशन है उसका एक ओवरव्यू मैं आप लोग को बताता हुआ चलूंगा, जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये बात बता दूं कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जो कहते हैं कि 33% वुमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड करा देना चाहिए, कम से कम महिलाएं जो है पुलिस फोर्स में उनकी संख्या बढ़ाई जा सके। पर लेकिन देखने को ये मिलेगा कि कोई भी राज्य जो है वो यहाँ पर इस आंकड़े को तो दूर की बात है 20% के आंकड़े को भी टच करता हुआ आप लोगों को नजर नहीं आता है। जैसे तमिलनाडु में यहाँ पर ये 15% देखने को मिल रहा है, हिमाचल प्रदेश में 12%, महाराष्ट्र में 11%, गोवा में 10%, हरियाणा में 9%, तेलंगाना में इनमें तो इतना है कि 5% का आंकड़ा छूने में भी जो है इसकी जो है वो नहीं कहते पसीने छूट गए। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट है जिसका आंकड़ा मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस में हमारे देश की महिलाओं की सिचुएशन क्या है। अब सबसे खतरनाक बात जो मुझे आर्टिकल में देखने को मिली उसमें आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये बोला गया कि फिलहाल के टाइम पर अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि 4% है, कहीं 5% है, अगर इसको बढ़ाकर आप लोगों को 15 या फिर 20% लेकर आना है, तो जैसे रिजर्वेशन की बात की 33% रिजर्वेशन की बात की मैंने वहां पर 5% से 15% आने पर हम लोग को 70 साल से भी ऊपर लग गए। अब क्या यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है कि हम लोग 4-5% से 10-15% पर आने पर तो 20 से 25 साल या फिर उससे ज्यादा साल यहाँ पर लगने वाले हैं, ऐसा कुछ राइटर यहाँ पर बोलते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि यार ये चीज देखो तो सही, आप लोग कर क्या रहे हो। अभी कई सारे राज्य ऐसे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, जैसे बिहार ने काम किया। बिहार ने काम करने पर यहाँ पर 35% की बात की रिजर्व सीट करने के लिए, तो वहां पर भी 17.4% एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन आज की डेट में देखने को मिल रही है। कोई अगर सबसे ज्यादा हाईएस्ट हमारे देश के अंदर में पुलिस की अगर सबसे ज्यादा परसेंटेज आप लोगों को देखने को मिलेगी तो वो है अकेला चंडीगढ़।
चंडीगढ़ में आप लोगों को लगभग यहाँ पर 22% के करीब जो पुलिस है उसमें महिला आप लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट होती नजर आएगी। और सबसे लो लेवल पर पता है कौन सा है, वो है जम्मू एंड कश्मीर बेसिकली। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर फिलहाल लो लेवल पर हो गया क्योंकि तेलंगाना में भी हम पर संख्या बढ़ गई है। तो प्रेजेंट टाइम पर सबसे लो पर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि तेलंगाना में अभी यहाँ पर चीजें थोड़ी बढ़ गई हैं, अपडेट हो गई हैं। तो यहाँ से अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि इसके ऊपर काम करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। और इवन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर बोलेगी वो ये है कि हमारे देश के अंदर में कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जो महिलाओं के लिए यहाँ पर काफी एक तरीके से बुरी कंडीशन क्रिएट कर देते हैं, जिनमें सेक्सुअल हरासमेंट उनको देखने को मिलता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा पुलिस फोर्स के अंदर में अगर किसी महिला की अगर जॉब लग जाए तो उसके साथ में कोई जल्दी से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। ये आप लोगों ने आसपास में देखा होगा। कैसी वाइफ चाहिए कि भाई साहब टीचर होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। पर इन रियलिटी में अगर आप लोग यहाँ पर सोचकर देखो एक मिनट, अगर महिलाएं जो है वो पुलिस में नहीं जाएंगी तो हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनको सिक्योरिटी अच्छे से कैसे प्रोवाइड कराई जाएगी। और खासकर इंडियन पिनल कोड के हिसाब से अगर बात करें तो कई सारे ऐसे क्राइम हैं जिसमें महिला डायरेक्ट इन्वॉल्व आप लोगों को देखने को मिलती है। तो वहां पर उनको किस तरीके से टैकल किया जाएगा, क्योंकि जरूरी है महिलाओं को होना, महिलाओं को अगर यहाँ पर डील करना है तो इसलिए जरूरी है कि महिला पुलिस फोर्स जो है उनको यहाँ पर रिक्रूट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कई सारे राज्य, इवन उत्तर प्रदेश ने अभी रिसेंटली यहाँ पर बात की कि कम से कम एक महिला एसएचओ हर एक थाने में होनी चाहिए, और उसी के साथ में यहाँ पर अलग से महिलाओं के लिए भी थाने के बारे में बात की गई। कई सारे राज्य इसको लेकर आगे आ रहे हैं। क्या अपने आप ही आ रहे हैं, राज्यों की चक्षु खुल रहे हैं, इसको करने का उनका मन कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वहां पर प्रेशर बनाती है बार बार कि भाई साहब ऐसा कुछ तुम लोगों को करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर, जिसमें होम मिनिस्ट्री है, वो यहाँ पर बार बार बोलती है कि 33% का टारगेट है जो तुम लोगों को अचीव करना है, और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर रिवेन्यू भी प्रोवाइड कराती है। तो जो राज्य अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए रिवेन्यू जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है, यानी कि एक तरीका इंसेंटिव देते हैं कि यार देखो तुम बढ़ाओगे तो हम लोग तुमको यहाँ पर ये सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, जिसकी वजह से कई सारे राज्य के अंदर में अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिले। ऐसी बात नहीं कि रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहे हैं, यहाँ से रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं, पर लेकिन वो वाले रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहे हैं जिन रिजल्ट की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। तो इसके चलते यहाँ पर ये काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि रीजन क्या है, वो वाले रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, तो सीधा सीधा आप लोग समझ सकते हैं। हमारे संविधान के अंदर में जब आप लोग जाओगे तो 7वें शेड्यूल के अंदर में 3 लिस्ट हैं। एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, एक को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और एक को बोलते हैं कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची। तो जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली बात आती है, उसमें यहाँ पर स्टेट के हाथ में ये पावर दे रखी है कि भाई साहब स्टेट तुम यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करोगे। तो स्टेट के हाथ में जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की पावर है तो कितनी पुलिस स्टेट के अंदर में होनी चाहिए वो पुलिस ही डिसाइड करेगी। आप लोगों ने सुना होगा अरविंद केजरीवाल साहब जो है वो कई बार रोते हुए आप लोगों को नजर आते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने कि भाई साहब हमको भी पुलिस प्रोवाइड करा दो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि पता है यूनियन टेरिटरी है, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का जो टारगेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। 2019 में वुमेन जो है वो 10% के करीब पुलिस पर्सनल है अगर देखा जाए, और बोला गया कि 50 साल लग जाएंगे अगर 33% चलने की बात की इसी पैटर्न में अगर हम लोग चलते रहे तो जरूरी है कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन देना पड़ेगा। इसके बिना वो वाली रिप्रेजेंटेशन निकल के नहीं आएगी जिसके बारे में आप लोग डिबेट और डिस्कशन कर रहे हैं। यानी कि आज की डेट में भी कई सारे ऐसे थाने हैं जहां पर प्रॉपर वॉशरूम की फैसिलिटी आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। ऐसी भी कंडीशन हमारे देश के अंदर में निकल कर आती है। तो इस टाइम पर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि किस तरीके से वुमेन का जो रिजर्वेशन है वहां पर उसके बिना काम हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी इसकी काफी कम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड कराना जरूरी है ग्राउंड लेवल पर। कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर वैकेंसी काफी ज्यादा पड़ी रहती है, वो कुछ इसके बारे में करने के लिए तैयारी नहीं है। तो इसके चलते जरूरी है कि उन राज्यों को फोर्स किया जाए कि भाई साहब तुम कुछ देख लो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट काम भी कर रही है। इंडियन पिनल कोड के बारे में आप लोगों को पता है, जिसको भारतीय दंड संहिता बोलते हैं, उसका नया नाम क्या है जो रिसेंटली अभी चेंज करके लेकर आया गया। तो उसमें अगर हम लोग बात करेंगे उसमें आप लोगों को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इसी के साथ में क्रिमिनल लॉ, जब इसके बारे में आप लोग बात करते हैं तो उसको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये बात भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर काम नहीं किया जा रहा है, पर लेकिन जिस लेवल पर रिक्वायरमेंट है उस लेवल पर काम नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर कि कैसे कैसे यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं, तो शेयर ऑफ द वुमेन इन द पुलिस अगर देखोगे मध्य प्रदेश के अंदर में, और नंबर ऑफ ईयर यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा आने वाले टाइम में अगर इसी पैटर्न पे यहाँ पर चलते रहे, तो ये काफी खतरनाक लेवल से यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश की गई है। तो इसलिए जरूरी है कि वुमेन का रिजर्वेशन पार्लियामेंट के साथ साथ में पुलिस फोर्स में भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराना पड़ेगा।
कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर से तमिलनाडु में अगर बात करें तो यहां पर बोला गया कि देयर आर वाइड जो वेरिएशन देखने को मिलेगा। स्टेट में 12% जैसे तमिलनाडु के अंदर में है और आसाम के अंदर में 1%। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही बड़ा गैप देखने को मिलता है कई बार, और ये संख्या बढ़ती घटती रहती है अकॉर्डिंग टू द जो भी वहां पर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से। हो सकता है ये आंकड़ा जो है कुछ महीनों बाद चेंज आप लोगों को मिले, पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। अच्छा, आप लोगों को अगर बात करें यहाँ पर, आप लोग खुद बताइए, जैसे एक महिला पुलिस में है, ठीक है, और यहाँ पर मैं बेसिकली एक लड़के से पूछ रहा हूँ, अगर शादी करने की बात है और आप लोग जो है जॉब कर रहे हैं कोई अच्छी खासी, तो क्या पुलिस वाली लड़की से आप शादी करेंगे? क्योंकि ऐसे मैंने सोसाइटी में काफ़ी हद तक चीज़ें देखी हैं कि यार लड़की जो है वो पुलिस में नहीं होनी चाहिए, टीचर हो तो अच्छा है, ठीक है। तो हमारा सोसाइटी का जो पैट्रियार्कल एक माइंडसेट है ना, वो भी यहाँ पर महिलाओं को खुद बोलता है कि पुलिस फोर्स में तुमको नहीं जाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये भी एक कंडीशन देखने को मिलेगी। कुछ क्राइटेरिया रख दिए कि इन्हीं एरिया में अगर महिला जाएगी, लड़की जाएगी, तो उनकी मैरिज होगी, उनको प्रॉपर रिश्ते मिल पाएंगे, वरना यहाँ पर उनकी प्रॉपर मैरिज के लिए भी यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इतनी घटिया प्रवृत्ति की सोच आप लोगों को यहाँ पर समाज के अंदर में यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरा, जिस भी डिपार्टमेंट में महिला आप लोगों को जाती हुई नजर आती है, उस डिपार्टमेंट के अंदर भी प्रॉब्लम रहती है। कई बार वो सेफ और सिक्योर फील नहीं करती हैं, इसकी भी बहुत ही ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो उसके ऊपर भी काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग रियलिटी में चाहते हैं कि हम लोग इन चीजों को आगे लेकर चले, तो महिला के लिए कम से कम वो माहौल मिलना चाहिए कि हाँ, वहां पर किसी का घरवाला या फिर किसी के पेरेंट्स जो हैं उसको वहां पर भेजें, तो वहां पर आसानी से उसको एक तरीके से कंफर्टेबल फील हो उनको भी भेजते हुए, ऐसा नहीं कि यार पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाएगी। तो ये काफी बैलेंस बनाने वाली बात है, तभी जाकर सिचुएशन जो है वो ग्राउंड लेवल पर सुधरती हुई यहाँ पर नजर आएगी। आप लोगों की क्या राय है? और कोई ऐसे भी फैमिली मेंबर है जो यहाँ पर पुलिस में है आज की डेट में लड़की, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती है कि कैसे वहां पर वो फील करते हैं, ताकि और भी अगर फ्यूचर में कोई जाना चाहे तो वो भी यहाँ पर उनसे यहाँ पर सीख कर चीजों को आगे बढ़ सके। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताना। कैसा लगा आर्टिकल? कुछ डिफरेंट नया जानने को मिला है नहीं? और बाकी जो आप लोग का ये रिजर्वेशन वाला ये रिवीजन हो गया कि नहीं? क्योंकि रिवीजन को साथ में करते हुए चलते हैं, इससे आप लोग चीजों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कोई डाउट हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ओके दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि जो शब्द यूज किया जाता है आर्म फोर्स, तो इसमें आर्म फोर्स में कौन कौन सी फोर्स आप लोगों को देखने को मिलती है? इसमें क्या आप लोगों को पैरामिलिट्री फोर्सेस भी देखने को मिलती हैं? क्या इसके अंदर में स्टेट की पुलिस फोर्स भी आती हैं, या फिर क्या क्या इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है? इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा बहुत ही तसल्ली में, क्योंकि रिसेंटली अभी न्यूज़ में आप लोगों को देखने को मिल रहा है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इससे समझ में ये क्या आता है कि हमारी जो आर्म फोर्स है उसको स्पेशल पावर दी जाती है ऐसे एरिया में जो कि डिस्टर्ब हैं, यानी कि वो एरिया जहां पर कंडीशन जो है वो खराब हो चुकी है किसी न किसी रीजन की वजह से, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर वहां पर बहुत ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें रहती हैं, पड़ोस में जो है भसड़ मची रहती है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, या फिर हमारा पड़ोसी देश एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर म्यांमार भी, आप लोग वहां पर भी काफी उल्टी सीधी हरकतें होती रहती हैं। तो इसलिए जरूरी हो जाता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का इस्तेमाल करना। आखिर अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों आया है? आप लोगों को यहाँ पर अभी रिसेंटली देखने को मिला हमारे देश के अंदर में, बेसिकली हम लोग बात करें मणिपुर के अंदर में बहुत ही बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तो इसके चलते आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है उसको एक्सटेंड किया गया, जिसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया। पर लेकिन एक्सटेंड किया गया, इसकी वजह से ये और भी न्यूज में आ गया कि एक्सटेंड तो कर दिया कि हाँ पहले इतने समय तक था, अभी और मान लीजिए 5-6 महीने तक एक्स्ट्रा आप लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है। पर मुद्दा यहां पर यह है कि मणिपुर के अंदर में जो वैली वाला एरिया था उसमें आप लोगों ने इसको क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया? तो यहां पर जब ये क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि अभी आप लोगों को यहां पर कुकी और मैती कम्युनिटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला वो इतना ज्यादा दर्दनाक था कि वहां पर महिला को निर्वस्त्र तक जो है वो सड़कों पर घुमा गया और बहुत ही बुरे एक तरीके से पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा, गर्दन जो है वो शर्म से झुक गई, इतनी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तो फिर उस एरिया में आप लोगों ने इसको एक्सटेंड क्यों नहीं किया? तो इस बात का जवाब जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोलकर दिया कि ये एक प्रॉब्लम थी लॉ एंड ऑर्डर की, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का काम जो है वो दिया गया है किसको? वो दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहां पर हम लोग डिस्टर्ब एरिया, सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया जाता है, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, ना कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का काम करते हैं। तो ये बातें यहां पर बोली गई, जिसके चलते यहां पर और ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि और किस तरीके से एरिया को आप लोग डिस्टर्ब एरिया बोलोगे और कब जाकर वहां पर ये चीजें इंप्लीमेंट करोगे, क्योंकि बहुत ही ग्राउंड लेवल पर अगर सिचुएशन देखो तो बहुत ही दयनीय हो गई थी। तो इसके चलते यहाँ पर कई सारी जो अपोजिशन है उन्होंने सरकार को इसको लेकर क्रिटिसाइज भी किया
कि ये बिल्कुल गलत बात है। वहां पर भी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है वो लगना चाहिए था। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा काफी तसल्ली में। उससे पहले आप लोग ये समझिए आर्म फोर्स के अंदर में कौन कौन सी फोर्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके अंदर में आती है हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स और हमारी नेवी। इन तीनों को मिलाकर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसको बोलते हैं आर्म फोर्स। तो आर्म फोर्स जो है यहाँ पर ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारी जो फोर्सेस हैं उसको बहुत ही अच्छे लेवल की पावर दे दी जाती है। इवन यहाँ तक भी पावर दी जाती है कि किसी के घर में भी कहीं पर भी घुस सकते हैं बिना किसी परमिशन के। यानी कि अगर उनको लगता है यहाँ पर कुछ गलत चीजें हो रही हैं तो यहाँ पर इनके पास में पावर है गोली चलाने तक की, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। पर ये सारे के सारे काम कहाँ पर होंगे, ये डिस्टर्ब एरिया में होंगे। जिस एरिया में कंडीशन खराब हो रखी है, कोई टेररिस्ट आकर घुस गया, कोई ऐसी माहौल बना हुआ है वहां पर, इसीलिए ये कानून 1958 में लेकर आया गया हमारे देश के अंदर में, ताकि स्पेशल पावर प्रोवाइड कराया जा सके। इसके साथ में यहाँ पर अगर बात करें, ये एक ऐसा कानून है जो कि खासकर नॉर्थ ईस्ट में जम्मू एंड कश्मीर में काफी लंबे समय तक देखने को मिला। और इसको लेकर इरोमा शर्मिला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इरोम शर्मिला, उन्होंने लंबे समय तक यहाँ पर हंगर स्ट्राइक की। 2000 से लेके अब तक का रिसेंटली जाकर उन्होंने जो है अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ी जब आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाने की बात की गई थी। यानी कि जब यहाँ पर किसी के हाथ में पावर आती है तो आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा, द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि पावर तो आ गई है, उसके साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कई बार कई सारी ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं जिसके चलते यहाँ पर इस पर्टिकुलर कानून को लेकर बहुत ज्यादा यातनाएं तक हमारी जो आर्मी को झेलनी पड़ी। आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगा इंडियन आर्मी रेपस। तो यहाँ पर इस तरीके से भी यहाँ पर ये इतनी बुरी कंडीशन थी, मतलब ये समझो कि पूरा देश शर्मसार हो गया जब यहाँ पर सारी महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर निर्वस्त्र आकर यहाँ पर खड़ी हुई और उन्होंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर कानून के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट किया। क्योंकि कई बार यहाँ पर कुछ ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं जिसमें यहाँ पर आर्मी को यहाँ पर गोली चलाने के अधिकार रहते हैं, यहाँ पर उसके चलते कई सारे जो बेगुनाह लोगों की भी जान चली जाती है। ऐसा ही एक इंसिडेंट रिसेंटली अभी आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिला था। तो इसके चलते कई बार यहाँ पर बोलते हैं कि इसको हटाओ, और इसके चलते लंबे समय तक लोग जो हैं कई बार यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जैसा मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया, ये एक ऐसा कानून है जिसमें स्पेशल पावर दे दी जाती है। यहाँ पर किसी पर्सन को अगर अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी वारंट के, ठीक है। कोई भी एक तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जाता है, कोई भी स्ट्रक्चर अगर लगता है कि गलत तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कहीं यहाँ पर किसी एक तरीके ना टेररिस्ट को यहाँ पर कोई यहाँ पर शरण मिली हुई है, ठीक है, कहीं पर भी सर्च ये कर सकते हैं बिना वारंट के, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी जो आर्मी है जिसको ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत में डिप्लॉय किया जाता है, तो उसकी लगाम उसी के हाथ में होती है। तो अपने हिसाब से वो जहां चाहे वहां पर जा सकते हैं, जहां चाहे जो जो काम वो है वो कर सकते हैं, उनको किसी से परमिशन लेने की नॉर्मली जरूरत यहां पर पड़ती नहीं है। तो इसके चलते कोर्ट के अंदर भी पिटीशन डाली गई थी इसको लेकर कि ये गलत है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को जो है इस तरीके से आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसके चलते जो है ग्राउंड लेवल पर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और कई बार इसके बारे में यहाँ पर जब बात की जाती है तो सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल कर आता है कि अगर कल को आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत में किसी पर्टिकुलर अगर जवान ने कुछ गलत किया तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पर कौन लेगा। तो ऐसी ऐसी चीजें भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसके चलते बार बार इसको क्रिटिसाइज किया गया है। और इसके चलते जैसा मैंने बताया कि इवन सुप्रीम कोर्ट का केस भी आप लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो इसके चलते बार बार इसको बोला जाता है कि इसको यहाँ पर लिमिटेड वे में ही इस्तेमाल आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में, तो अगर आप लोग चाहें तो केस भी आप लोग याद रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बोला कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। 1998 का जजमेंट यहां पर निकल कर आया था, जिसमें नागा पीपल्स मूवमेंट जो ऑफ ह्यूमन राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का था केस, पर लेकिन फिर भी ये बोला कि आप लोग ठीक है, यहां पर आप लोग इसको लेकर चल सकते हैं, पर डिक्लेयर करना है लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए। यानी कि ऐसा नहीं आप लोग 7-8 महीनों के लिए, 7-8 साल के लिए लगा दो इसको, वहां पर 6-6 महीने का आप लोग एक्सपायरी ड्यूरेशन रखोगे। इसीलिए यहां पर अभी 6 महीने के लिए फिर से एक्सटेंड इसको किया गया। तो ये यहां पर बोला गया एक्सटेंशन जो है ऐसा नहीं कि आप लोग अपने हिसाब से कर दोगे, और यहां पर इफेक्टिवली आप लोगों को इसको इंप्लीमेंट करना है। ये नहीं कि अननेसेसरी जो है यहां पर कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई दुर्घटना घटेगी, क्योंकि फिर यहां पर दिक्कत निकल कर आती है कि ह्यूमन राइट का हनन होता हुआ यहां पर नजर आता है अगर यहां पर बिना किसी चेक एंड बैलेंस के कोई पावर यहां पर इस तरीके से दी जाती है। तो इसके चलते यहां पर ये आर्टिकल बार बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलेगा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में, ठीक है।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कई बार आप लोगों को एक बात बोलता हूँ कि कोई भी टॉपिक पढ़ा करो तो इस तरीके से पढ़ा करो कि आगे चलकर भी अगर उससे कोई क्वेश्चन बने तो आप लोग कम से कम उसको तसल्ली में कवर कर लो, ठीक है। तो ऐसा ही एक टॉपिक है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये टाइम टू टाइम बार बार आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिलता रहेगा, तो इसलिए इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। थोड़ी सी बैक एंड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये कानून अभी यहाँ पर आया, ब्रिटिश एरा के टाइम पर इनेक्ट किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर, ठीक है, जिसके चलते बाद में यहाँ पर ऑर्डिनेंस भी इशू किया गया इसको लेकर, और फिर आगे चलकर इसको रिपील कर दिया गया। और फिर पार्लियामेंट को लगा कि यार जिस तरीके का माहौल है, नया नया देश बना है, उसके चलते बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो क्यों ना इसको फिर से लेकर आ जाए। और आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है वो इनिशियली आसाम और मणिपुर यहाँ पर इसके लिए स्पेशल पावर एक्ट भी लेकर आ गया, और यहाँ पर फिर इसको आगे सिस्टमेटिक वे में इंप्लीमेंट किया गया देश के अंदर में, ताकि इस समस्या का समाधान यहाँ पर निकाला जा सके। कई सारे राज्यों में रेगुलरली आप लोगों को देखने को मिलता रहता है, क्योंकि वहां पर कई सारे एरिया जो हैं वो डिस्टर्ब एरिया की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए यहाँ पर स्पेशल पावर देकर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। इवन एक कमेटी तक भी आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, जीवन रेड्डी कमेटी। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को रिपील कर देना चाहिए, यहाँ पर यह अप्रोप्रिएट प्रोविजन जो है उसके अंदर में इंसर्ट करना चाहिए। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत में भी यहाँ पर ये बातें आप लोगों को देखने को मिलती हैं कि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि स्पेसिफिक आर्म फोर्स के द्वारा भी कई बार ऐसी हरकतें की जाती हैं, ये बहुत बातें बोली गई थी इस पर्टिकुलर कमेटी के द्वारा भी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ना कोई कंट्रोल यहाँ पर होना चाहिए। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो था उसने यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर के लिए यहाँ पर बोला रिकमेंडेशन रिपील करने के लिए, यानी कि कई बार रिपील करने की भी बात आ गई थी, पर लेकिन फिर जजमेंट में देखोगे तो यहाँ पर रिपील करने से मना कर दिया, इसको अपहेल्ड किया, पर लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ में आप लोग यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत में जो डिस्टर्ब एरिया बोला जाता है उसको डिक्लेयर करने की पावर जो है वो किसके हाथ में देखने को मिलती है। 1972 तक ये पावर थी अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, पर लेकिन फिर आगे चलकर यहाँ पर लगा कि गवर्नर को भी ये पावर दे देनी चाहिए, क्योंकि लोकल या फिर ग्राउंड लेवल पर जो गवर्नर है वो काम करते हुए नजर आते हैं। तो आज की डेट में ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के जो गवर्नर होती है उसके हाथ में पावर है डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करने का। याद रखना, चीफ मिनिस्टर के हाथ में ये पावर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से कई बार इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि चीफ मिनिस्टर के हाथ में भी इसको लेकर पावर होनी चाहिए। और इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये टॉपिक, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे 2015 में यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिया कि किस तरीके से आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को ड्रैकोनियन कानून बोला जाता है, तो यहाँ पर इसको किस तरीके से हम लोग को इवेल्युएट करना है, इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा गया। और यूपीएससी कब क्वेश्चन पूछती है, जब कोई चीज जो है वो रेगुलरली आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलती है और सोसाइटी पर उसका काफी बड़ा इंपैक्ट होता है, तब ऐसे क्वेश्चन निकल कर आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में एक क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो ये था पूरा आर्टिकल, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना, उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये जो न्यूज़ है ये थोड़ी आप लोग बोल सकते हैं कि इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं। रीज़न क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे आर्टिकल होते हैं जो कि बार बार आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिलते हैं, और एक बार तैयार कर लो तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को फिर समझ में आने लगता है, डाउट नहीं रहता है। बात करेंगे एनजीओ के बारे में, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इनमें दोनों में क्या रिलेशन रहता है और क्यों न्यूज़ में आते हैं, और होम मिनिस्ट्री जो है क्यों यहाँ पर इसके ऊपर अपनी नजरें गड़ा कर रखती है। तो पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन के अंदर ये आर्टिकल काफी तसल्ली में कवर किया गया। अभी न्यूज में किस लिए है, आप लोगों को देखने को मिला इंडिया और कनाडा के जैसे रिलेशन थे, तो उसके चलते कई सारी ऐसी एनजीओ होती हैं जो कि बाहर से पैसा लेती हैं, और बाहर से पैसा लेकर फिर हमारे ही देश के अंदर में वो फालतू की हरकतें करती हुई नजर आती हैं। तो इनके ऊपर सबके ऊपर नजर रहती है हमारे देश की होम मिनिस्ट्री की, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर बोलते हैं। कौन है इसके मिनिस्टर, आप लोगों को पता ही है, बताइए जरा। अगर बात करें तो ये क्या करती है, ये यहाँ पर रूल बनाती है कि किस तरीके से एनुअली आप लोगों को अपना रिटर्न फाइल करना है, जो भी पैसा आप लोगों के पास में आ रहा है उसका ब्यौरा बेसिकली देना है यहाँ पर एनजीओ को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि हमारे देश के अंदर में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत में यहाँ पर जुड़ी हुई है। आप लोग इसको ऐसे सोचो, मान लीजिए कल को हम लोग एक एनजीओ बनाते हैं, ठीक है, एसएलवी की कोई एनजीओ होगी, और वो एनजीओ क्या कर रही है कि गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है, उनको कपड़े वगैरह प्रोवाइड करा रही है। तो यहाँ पर वो एनजीओ ऐसी होगी कि वो जहां से भी जो भी गरीब बच्चे होंगे अगर कोई कॉन्टैक्ट करेगा तो उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। पर लेकिन ये सारी की सारी फैसिलिटी पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक अकेला इंसान चला सके, तो किसी ने किसी को फंड देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से कुछ सपोर्ट चाहिएगा, तब जाकर एनजीओ चलेगी आराम से। काफी कुछ मान लीजिए मैंने यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर दिया, कुछ यहाँ पर 2-4 और यार दोस्त मिल गए, उन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया और फिर बच्चों के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। अब ये एनजीओ इतनी बड़ी होगी
कि बाहर से यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो कह रहा है कि मैं भी इस एनजीओ में पैसा देना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छे से काम कर रही है ये एनजीओ, और ये एनजीओ इतनी बड़ी हो गई कि आगे चलकर नोबेल पीस प्राइज मिल गया। अब यहाँ पर ये इंटरनेशनल लेवल पर ये एनजीओ जानी जाने लगी। अब यहाँ पर इस एनजीओ को दुनिया भर से पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कल को अगर इस पैसे को इफेक्टिवली यूटिलाइज न किया जाए, जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए इसको ये पैसा मिल रहा है, और कहीं और फालतू के कामों में पैसे को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया, तो इस एनजीओ को कोई मतलब रह नहीं जाता है। ऐसी एनजीओ कई बार फिर क्या करती हैं, हरकतें करती हुई नजर आती हैं। तो जरूरी है एनजीओ जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाई गई है वही पर्टिकुलर पर्पज को सिद्ध करें। जैसे कि पर्पज क्या होता है नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद भी रख सकते हैं। आप लोग जो भी एनजीओ आज की डेट में देखोगे वो सोसाइटी में वेलफेयर के लिए काम करती है, सोसाइटी में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना, खाना प्रोवाइड कराना, उन सब के लिए यहाँ पर काम करती है नजर आती है। ये एक तरीके से सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो भी अलग अलग फील्ड में यहाँ पर काम करती नजर आती हैं। तो अगर एनजीओ सही तरीके से काम करे तो बहुत अच्छी है, पर लेकिन गलत तरीके से काम करे तो उतनी ही खराब भी है। तो जो खराब एनजीओ होती हैं उसके ऊपर लगाम कसी जाती है सरकार के द्वारा, ताकि वो कुछ गलत हरकतें न करें। तो इसके चलते हमारे देश में एक कानून लेकर आया जाता है, हालांकि ये लाया तो गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पर फिर आगे चलकर इसके अंदर में अमेंडमेंट यानी कि मॉडिफिकेशन किया गया, यानी कि चेंज किया गया, और ये कानून हो जाता है एक नया, जिसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का बोलते हैं। और कोई भी गलत तरीके से अगर हमारे देश के अंदर में अगर पैसा लाकर हमारे देश को कुछ इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उसको रोकने का काम यहाँ पर इसके द्वारा किया जाता है। ये किसी भी तरीके से पैसा अगर यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूट करता है तो पैसा जो होगा यहाँ पर, इसमें एक कंडीशन लगाई गई है कि अगर आप लोगों को गिफ्ट भी यहाँ पर इस एनजीओ को देना है तो 1 लाख से ज्यादा का आप लोग गिफ्ट नहीं दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर कोई कंट्रीब्यूट करेगा और वो इंडियन सिटीजन है जो कि फॉरेन में रहता है, जिसको एनआरआई बोलते हैं, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूटर। ठीक है, उसको फॉरेन कंट्रीब्यूटर कंसीडर नहीं करेंगे, इसके तहत में उसको नहीं रखा जाएगा। रीजन क्या है, इतने सारे लोग रहते हैं बाहर, पता नहीं कौन कौन किस तरीके से यहाँ पर कंट्रीब्यूट करने लगेगा, तो यहाँ पर फिर गलत पैटर्न यहाँ पर पड़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, तो बाहर से ना करेगा वो, देश के अंदर से अगर करना है तो कर ले, पर बाहर से जो पैसा आ रहा है उसकी बात यहाँ पर ज्यादा की जा रही है। ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो यहाँ पर किसके लिए काम करता है, जैसे मैंने बोला था, तो कैसे कल्चर, इकोनॉमी, एजुकेशन, रिलीजन या फिर यहाँ पर सोशल प्रोग्राम चलाते हैं। जैसे मैंने एजुकेशन बोला क्योंकि मेरे दिल के करीब है, तो यहाँ पर उसके चलते यहाँ पर बातें देखने को मिली। इसी के साथ में फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है बेसिकली यहाँ पर, अगर आप लोग इस तरीके से बाहर से फंड लेना चाहते हैं। और उसमें स्ट्रिक्टली ये बात बोली गई है कि अगर आप लोग रजिस्टर कराओगे तो 20% जो है वो आप लोग को एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा करना है, यानी कि 20% से ज्यादा नहीं करना है। पहले क्या थी, यहाँ पर 50% जो है एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा कर रहे हैं, यानी कि अपनी अय्याशियों में उड़ा रहे हैं। आप लोगों ने मतलब एक तरीके से ऐसे बोलो कि एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा क्या है, अपना ऑफिस चला रहे हैं, वहां पर चीजें चल रही हैं, तो जो भी पैसा है अगर एडमिनिस्ट्रेशन पर ही लगा दोगे तो जिस कोच के लिए उसको स्टार्ट किया है वो कैसे आप लोग पूरा कर पाओगे। मेरा एक दोस्त है जो साथ में पढ़ा करता था, फिलहाल अभी एक एनजीओ चला रहा है, उसने क्या किया अभी रिसेंटली अपने जो आसपास वाले रीजन में उसने कई सारी लाइब्रेरी बनवाई। ठीक है, उससे बेसिकली बात होती रहती है बीच बीच में, जो भी कभी कुछ जरूरत पड़ती है हेल्प वगैरह की, तो जितना मेरे से बन पड़ता है तो अपना एक दूसरे के साथ में बातें करके उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर कई सारी लाइब्रेरी चलाई गई हैं अभी रिसेंटली अलग अलग जगह पर। इवन उसके गाँव में बहुत गंदगी रहा करती थी, इतना काम करा दिया वहाँ पर भी फिलहाल के टाइम पर कि प्रधान से भी ज्यादा काम जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो बोला था कि यार प्रधान जो चिढ़ रहा है आजकल, प्रधान दुश्मन बन रहा है मेरा। मैंने कहा उसको जो करना है करने दो, पता चला आगे चलकर तुम्हें प्रधान बन गए तो अच्छी बात है, अच्छे से काम करना फिर और अच्छे से। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो मेन फंडा क्या है, मेन फंडा आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर बेसिकली एनजीओ अगर बनानी है तो सोसाइटी के फायदे के लिए एनजीओ बनानी है, ना कि अपने फायदे के लिए एनजीओ बनानी है। ठीक है, और सोसाइटी का फायदा कब होगा, जब ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर उससे जो लोगों को जो है वो बेनिफिट होता हुआ यहाँ पर नजर आए। ठीक है, और उसी में यहाँ पर ये पैसा खर्च करना है, तो 20% अपने ऊपर खर्च कर लो जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, जो लोग आपको रख रहे हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पर साफ सफाई के लिए एनजीओ बनानी है तो साफ सफाई रखने वालों को सैलरी भी देनी पड़ेगी, तो वो चीजें समझ सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगती है, एसबीआई है दिल्ली के अंदर में, उसी के अंदर में यानी कि दिल्ली जो एसबीआई की ब्रांच है वहीं पर ही आप लोगों को अकाउंट खुलवाना है। ऐसा नहीं कहीं पर भी अकाउंट खुलवा के आप पैसा ले लोगे, क्योंकि गवर्नमेंट उस बैंक के ऊपर नजर रखती है। और इसी के साथ में इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये नजर आती है कि मैंडेटरी है रजिस्टर कराना अगर फॉरेन से कंट्रीब्यूट ले रहे हो। अगर इंडिया से ही चल रहा है ठीक है अपने आप ही, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो भी एप्लीकेंट है वो बोला कि मस्ट नोट बी, ये एक तरीके से फिक्सेस बेनामी या फिर एक तरीके से नहीं, मान लीजिए कहीं इधर उधर से पैसा कमाया आकर एनजीओ में लगा दिया और एनजीओ को सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करवा रहे हो,
तो वो गलत बिल्कुल चीज़ है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ही रजिस्टर होना चाहिए और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड रहेगा, फिर रिन्यू कराना है, यानी कि सरकार के पास में जाओगे फिर से रिन्यू कराओगे। कई बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए जाते हैं अगर उनको लगता है कि तुमने जो बातें बताई हैं कि हाँ हम ऐसी एनजीओ बना रहे हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर कोई भी रूल और रेगुलेशन झूठ बोलकर आप लोगों ने यहाँ पर एनजीओ बना ली है, तो इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये काफ़ी जरूरी भी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो देश के अंदर में काफ़ी अशांति फैलती हुई आप लोगों को नजर आएगी। लीगल चैलेंज क्या रहते हैं कि एक तरीके से जो गवर्नमेंट है वो एफसीआरए को चैलेंज एक कई बार अगर यहाँ पर गलत तरीके से अगर उसको एक तरीके से लग रहा है कि यार ऐसे इसको कैंसिल नहीं करना था रजिस्ट्रेशन, पर सरकार ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। तो अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ऐसा नहीं कि सरकार के प्रेशर में आप लोग आ जाओगे कंप्लीटली, आप लोग हाई कोर्ट में भी जा सकते हो अपनी बात को रखने के लिए। तो ये इसके फायदे भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है। तो कल को चलकर कोई भी आप लोगों से एफसीआरए के बारे में पूछे, पिछले दिनों में मतलब हजारों एनजीओ के इनके द्वारा जो बेसिकली के जो लाइसेंस थे वो कैंसिल किए गए, जिसकी वजह से बार बार न्यूज में थी, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सा एक इंपॉर्टेंट सा ये आर्टिकल है। मुझे नहीं लगता कि अब इसको लेकर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट होगा, और होगा तो बताना, फिर उसको दूर करेंगे। हम बैठे किस लिए हैं, है कि नहीं। तो बिल्कुल प्यारा सा और इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल था। जैसे मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूँ, जैसे फरवरी का महीना आया करे तो आप लोग बेसिकली फरवरी मार्च के अंदर में आप लोग अपना जो प्रेसिडेंट हाउस है उसके पास में वो जो मुगल गार्डन है वहाँ पर आप लोग घूमने जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग काफ़ी खूबसूरत जो फूल देखने को मिलेंगे, और उसमें बड़ा ही प्यारा सा फूल है जिसको टुलिप बोलते हैं, ठीक है। टुलिप का पौधा आप लोगों ने देखा होगा। और एशिया का सबसे बड़ा जो टुलिप गार्डन है वो कहाँ पर है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। कई सारे बच्चे बहुत ही प्यारे आंसर देते हैं, आप लोग देखा करो और उनसे सीखा करो कि वो अच्छे से लिख रहे हैं आंसर, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे आप लोगों को भी नया जानने को मिलेगा, और किसी चीज़ को आप लोग लिख लेते हो ना, उसको लंबे समय तक आप लोग याद भी रख पाते हो, ठीक है। तो कोशिश किया करो कि जरूर लिखा करो, अपनी कॉपी में लिख लिया करो या फिर कमेंट बॉक्स में लिखो। कमेंट बॉक्स में अगर लिखोगे तो पब्लिकली लिखोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि कई सारे बच्चे उसमें पब्लिकली लिखने में थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं जो इनिशियली चीज़ें स्टार्ट करते हैं, तो शर्माना नहीं है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, ये बात की जा रही है एक पर्टिकुलर बेसिकली पौधे के बारे में, और यहाँ पर कुछ इस तरीके का माहौल आप लोगों को देखने को मिलता है जब ये पौधा खिलता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो यहाँ पर बेसिकली इसका जो नाम रखा गया है वो भी बड़ा प्यारा सा है, एक तरीके से आप लोग इसको याद भी रख सकते हैं, कल को पूछे, इसका बालसम बोला गया है, ठीक है। तो एक तरीके से मुन्नार में बालसम, जो मुन्नार है वो केरला के अंदर में है। इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलते हैं, कई सारी मूवीज़ में आप लोगों ने सीन देखे होंगे, ऐसे लगते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं फॉरेन में ये फॉरेन का सीन लगता है। मुझे समझ में नहीं आता है, क्या हमारे देश के अंदर में कोई अच्छी चीज़ नहीं है, जो अच्छी चीज़ होगी तो अच्छा फॉरेन की ये क्या तरीका है यार। हमारे देश के अंदर बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। तो मुन्नार में बालसम है यहाँ पर, जिसको जीनस इम्पेतिनस के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो इसका दूसरा नाम भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, जीनस इम्पेतिनस, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को यहाँ पर इसका नाम देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, स्थानीय नाम भी इसके, जैसे नहीं लोकल नाम होते हैं, चंदू मंदू पंगू, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका कासीथुम्बा और ओना पोपुआ, ठीक है। तो ओनापोआ ये आप लोगों को यहाँ पर इसके जो बेसिकली अपने लोकल नाम भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये जो पौधा है ये बोलता है एक तरीके से टच मी नोट, यानी कि नहीं डोंट टच मी वो वाली बात है। तो ये टच करते ही बेसिकली सिकुड़ जाता है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर टच मी नोट वाली कैटेगरी में आता है। और पाया कहाँ पर जाता है, ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और नॉर्थ जो टेम्परेट वाला रीजन है वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे अगर कंट्री के बारे में बात करें, मैंने अभी बताया कि हमारे देश में तो ये पाया जाता है। इसी के साथ साथ में आप लोगों को यहाँ पर जैसे इंडिया के अंदर में हो गया, चाइना के अंदर में हो गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हो गया, यूरोप के अंदर भी देखने को मिलता है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं कि हमारे ही यहाँ पर ये देखने को मिलता है। टोटल दुनिया भर में अगर आप लोग जाकर चेक करोगे तो 220 के करीब इसकी वैरायटी है। और हमारे वेस्टर्न घाट के अंदर अगर आप लोग जाओगे टोटल यहाँ पर, इसमें अकेले में लगभग 135 के करीब इसकी वैरायटी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नॉर्मली जो इसका खिलने का ड्यूरेशन रहता है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जून से लेके दिसंबर तक का रहता है। मतलब जैसे मानसून आना स्टार्ट होता है तब से लेके और दिसंबर तक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और खासकर थोड़ा सा जो आप लोगों को देखने को मिलेगा जहाँ पर बारिश ठीक ठाक होती है, रेनी सीजन रहता है, वहाँ पर आप लोगों को ये नजर आएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी प्यारी सी लोकेशन आप लोग देखो, कभी जाओ तो मुन्नार के अंदर में यहाँ पर इसको जरूर देखना। और जो वहाँ से लोकल है अगर लेक्चर देख रहा है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, है कि नहीं। तो बताइए क्या क्या लगा, क्या क्या कुछ नया सीखा। यहाँ पर केरला जो है वो कितने राज्यों को टच करता है अगर ध्यान से आप लोग देखोगे, या फिर ये बताइए केरला के अंदर में जो पुद्दुचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम क्या है। तो देखता हूँ सही आंसर कौन देता है, ठीक है। कई सारे बच्चे बहुत ही तसल्ली में आंसर देते हैं, तो पार्टिसिपेट जरूर किया करो। दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ पर ये साइंस से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, बेसिकली साइंस एंड टेक से। अरे क्या हुआ भाई, ठीक है
इसमें यहाँ पर बात की जा रही है आरएनए के बारे में, और आरएनए के बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है माइक्रो आरएनए के बारे में। ठीक है, पहले तो आरएनए की फुल फॉर्म आप लोग बताओ, तभी आप लोग को माइक्रो आरएनए के बारे में पता चलेगा और तभी आप लोग चीज़ों को ढंग से कनेक्ट कर पाएंगे। अभी यहाँ पर साइंटिस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है माइक्रो आरएनए, जो कि काफ़ी क्रूशल है कि फाइटिंग कैंसर, यानी कि कैंसर के साथ में कैसे फाइट करना है उसका बेसिकली यहाँ पर इलाज खोजता हुआ नजर आता है। देखिए हमारे देश में ना दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं जिनकी कैंसर से डेथ होती है, तो अगर कैंसर का इलाज मिल जाए तो ये समझो कि धरती पर हमारे लिए तो स्वर्ग बन जाए। कभी कैंसर हॉस्पिटल में जाना भाई साहब ऐसा लगेगा कि मतलब नर्क में आगे, इतने ज़्यादा लोगों की डेथ होती है जिसकी कुछ हद नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने ही सामने अपने किसी किसी रिलेटिव को या किसी सगे संबंधी को मरते देखना, इससे ज़्यादा खतरनाक दर्द कोई नहीं होता यार। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है इस तरह की चीज़ों की इलाज होने चाहिए, और उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। साइंटिस्ट ने रिसेंटली अभी आइडेंटिफाई किया गया है जिसको बोला गया यहाँ पर क्या, माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए में यहाँ पर इसको एमआई लिख के आरएनए इसके नाम से भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइक्रो आरएनए है यहाँ पर ये एक तरीका नॉन कोडिंग आरएनए रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन है यहाँ पर ये, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर बात कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर इसमें 21 या फिर 24 ये आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा टेक्निकल है पर लेकिन आराम से समझ लेंगे इसको, टेंशन मत लेना। जो कि मैसेंजर का काम करता है, मैसेंजर शब्द इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, तो mRNA आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो उससे स्मॉलर यहाँ पर इसको बताया जाता है जो यहाँ पर माइक्रो आरएनए है। अगर इसके बारे में आप लोग बात करें तो ये जो न्यूक्लियोटाइड शब्द यूज किया गया है ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है जो न्यूक्लियस एसिड है आरएनए और डीएनए के अंदर में। आरएनए और डीएनए में डिफरेंस क्या है अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आरएनए को आप लोग राइबोन्यूक्लियस एसिड बोलते हो। इसमें एक सिंगल टाइप ऑफ आप लोग को ऐसी यहाँ पर ये बेसिकली लाइन देखने को मिलेगी, जबकि डीएनए जिसको आप लोग यहाँ पर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एसिड बोलते हो उसमें बेसिकली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये एक डिफरेंस आप लोगों ने नॉर्मली बचपन में ही पढ़ा होगा, तो ये तो आप लोगों को पता ही है। अब आगे बात क्या है यहाँ पर जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड होता है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि न्यूक्लियस एसिड का आरएनए या फिर डीएनए के अंदर में। और न्यूक्लियोटाइड जो है उसके अंदर में आप लोगों को शुगर मॉलिक्यूल जो कि यहाँ पर एक तरीके से अटैच रहते हैं फोस्फेट के साथ में, और नाइट्रोजन जो कंटेन करते हैं ये, तो एक तरीके से पूरा एक बिल्डिंग ब्लॉक के तरीके से यहाँ पर इसको देखा जा रहा है। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आप लोग इनको बोल सकते हैं यहाँ पर, जिनका बेस जो है वो नाइट्रोजनस बेस आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसी के साथ में इसमें आप लोगों को शुगर और फोस्फेट भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली अगर बात करें यहाँ पर हमारे शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये बाइंड करते हैं बेसिकली mRNA जो कंट्रोल करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। अब आप लोग ये समझिए आज की डेट में अगर आप लोग बॉडी के अंदर में कुछ खा रहे हैं तो मैक्सिमम चीजें आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे लोग के जिसे बाल झड़ते हुए नजर आते हैं। तो रीजन क्या है, प्रोटीन की कमी हो रही है। तो शरीर के जो बाल होते हैं उनको गिराना स्टार्ट कर देता है बेसिकली शरीर, उसको लगता है कि ये अनवांटेड है, इसके बिना भी शरीर जो है वो काम चल जाएगा, दूसरे ऑर्गन के पास में बाद में जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि बैलेंस डाइट आप लोगों को लेनी चाहिए, उसी के बेस पर आप लोग अच्छी से चीजों को लेकर चल पाते हो। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये बोला गया है अंडर एक्सप्रेस्ड एम जो आरएनए है वो कई बार क्या करता है, वो ओवर एक्सप्रेशन की बात करता है। अगर यहाँ पर mRNA जो कम होगा तो यहाँ पर ओवर एक्सप्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रोटीन का, और अगर ये mRNA ज्यादा होगा तो इसका प्रोटीन का ओवर एक्सप्रेशन जो है वो काफी कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बात कर सकते हैं कि एक तरीके से रेगुलेशन का काम करता है, मोटे मोटे शब्दों में अगर बोला जाए चीजों को, प्रोटीन को रेगुलेट करने का काम करता है। और काफी क्रिटिकल है प्रोटीन जो होता है, सेल के फॉर्मेशन में काफी इंपॉर्टेंट है, तो सेल के प्रोसीजर में यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले करता है, और इसी के साथ में प्रोग्राम करता है सेल की डेथ भी। कोई इस धरती पर आया है तो वो जाएगा भी, तो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में सेलुलर बैलेंस और रेस्पॉन्ड करता है इन्वायरमेंटल, जो नहीं एक तरीके क्यों मिल जाता है आप लोगों को यहाँ पर कि किस तरीके से क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है, तो संकेत आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑल्टर करता है जो mRNA है यहाँ पर, ये लिंक करता है वेरियस डिसऑर्डर के साथ में। अगर आप लोगों को ये बता देगा क्या सही है क्या गलत है, अगर यहाँ पर कुछ दिक्कतें देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि इंसान की रिकवरी करने में, डायग्नोसिस करने में, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोगों को बताया जाए तो सीधा सीधा आप लोग ये बोल सकते हो कि जो mRNA है अगर उस पर हम लोग थोड़ी सी कमांड कर लेते हैं तो आने वाले टाइम में शरीर के अंदर में बहुत सारी जो बीमारी है उनको हम लोग ठीक कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती है राइबोन्यूक्लिक एसिड के थ्रू। ठीक है, तो सेंटर रोल प्ले करता है उसमें भी। इसी के साथ में न्यूक्लियोटाइड के बारे में मैंने बात की, सिंगल स्टैंड जो स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से यहाँ पर अपने अंदर भी एक तरीके से कन्वे कर रखता है, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर माना जाता है। और मैसेंजर आरएनए जो है
वो आप लोगों को प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। और इसी के साथ में डीएनए के किस तरीके से, जो एक तरीके से मेड फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट्स ड्यूरिंग द, जो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि दोनों का काम जो होता है आप लोगों को कुछ कुछ एक तरीके से कई बार लगता है कि एक जैसे से काम करते हैं, पर लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी देखने को मिलेगा और इनके बारे में पता चलता है। तो कोई भी कैंसर जैसी कोई अगर बीमारी शरीर के अंदर में डेवलप हो रही है तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पर निकाल पाएंगे, ऐसा यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, आरएनए डीएनए, छोटी छोटी एटलीस्ट बातें आप लोग याद रखिएगा और इनके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं आप लोगों के। ओके, हमारे नेचर के पास में बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं और जिनको मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर दूसरी चीज़ों के लिए भी हम लोग कई बार कई सारे जो प्लांट्स होते हैं या फिर कई सारे फूल होते हैं या फल होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पर बात की जा रही है एक ऐसे बेसिकली पेड़ के बारे में या पौधे के बारे में जो कि फिश जैसा स्मेल करता है और उसी के जैसा टेस्ट करता है, यानी कि जो फिश खाने वाले लोग हैं उसको खाएंगे तो उनको बिल्कुल ये फिश जैसा ही लगेगा। ये बातें यहाँ पर इसके अंदर में बताई जा रही है। तो ये अभी रिसेंटली यहाँ पर डाउन टू अर्थ के अंदर में इसको बेसिकली पब्लिश किया गया इस आर्टिकल को। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में कुछ बातें बताते हैं कि जो पर्टिकुलर प्लांट है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी एक तरीके से बेनिफिशियल है और फिश मिंट जैसा आप लोगों को यहाँ पर ही देखने को मिलेगा, जो कि चाइनीज, जापानीज और इंडिया के आयुर्वेदा और सिद्धा इनमें भी इसके बारे में मेंशन किया गया कि इसके फायदे कितने होते हैं। मतलब कहने का यह है कि यहाँ पर एक बहुत ही फायदेमंद प्लांट्स आप लोग इसको बोल सकते हो, जिसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे यहाँ पर का साइंटिफिक नेम देखोगे तो इसको बोला गया है बेसिकली हाइथूनिया कैडेटा। ठीक है, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। पर लेकिन साइंटिफिक नेम के अलावा अगर आप लोग आगे जाओगे तो बिशप वीड बोला गया है इसको, चाइनीज लिजार्ड टेल बोला गया है, यानी कि चीन की जो छिपकली है बेसिकली उसके बारे में बोल सकते हैं। फिश वर्थ बोला गया है, इसी के साथ में यहाँ पर फिश लीफ बोला गया है, इसी के साथ में रेनबो प्लांट बोला गया है और कैमोलिन प्लांट के नाम से भी आप लोग जानते हैं। नॉर्मली पाया कहाँ पे जाता है? हिमालयन रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में, कोरिया में, जापान में, इन रीजन में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलता है। इसी के साथ में इसके फायदे क्या क्या, अगर कोई आप लोगों से पूछे, अगर किसी को डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए काफ़ी फायदा है। कोई इंसेक्ट अगर बाइट कर लेता है उसके लिए सोल्यूशन है। फीवर में भी फायदा पहुंचाता है। कफ, कोई इन्फ्लुएंजा है, किडनी फेलियर हो जाता है, किडनी में कोई सूजन आ जाती है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फायदा इसका देखने को मिलता है। इवन ये कई जगह एशियन अगर बात करें इसे खाने पीने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो ये पौधा है यहाँ पर ये लगभग आप लोगों को 2 से लेकर 3 फीट का वैसे नजर आएगा और कई बार आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि ये तरीका इन्वेसिव नेचर भी होता है इसका, यानी कि किसी पेड़ के ऊपर लगाया जाए तो उसके ऊपर चढ़ जाता है पूरा। और इसी के साथ में यहाँ पर ये अंडरग्राउंड भी चीज़ों पर काफ़ी इंपैक्ट डालता है। अंडरग्राउंड की भी मतलब एक तरीके से बढ़ता हुआ ये नजर आता है। इसका जो फूल होता है वो सफ़ेद कलर का आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो इसके ऊपर फूल आता है। इसका था तो यहाँ पे, अच्छा ये रहा, ठीक है। सफ़ेद कलर का आप लोगों को फूल देखने को मिलेगा यहाँ पर, इस जगह इस्तेमाल होता है। इसका जो हाइट वगैरह मैंने बताई थी कितना होता है। ये जो पर्टिकुलर जो फूल होता है, ठीक है, तो इसी की जो पत्तियाँ होती हैं वो हार्ट शेप की होती हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो फूल होता है काफ़ी एक तरीके से दवाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, खासकर हर्बल पर्पज से बोलते हैं। ठीक है, सबमर्ज होता है वाटर के अंदर में, इसलिए वेट लोकेशन पे पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी होता है वहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो फिश मिंट का नाम अगर आप लोगों से कोई पूछे तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होना आप लोग यहाँ पर। ये एक नेचुरल पेड़ है जो कि मछली के जैसा टेस्ट में और सूंघने में लगता है। ठीक है, तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये जो न्यूज़ होती है ये समाज में काफ़ी बड़ा चेंज लाने की कोशिश करती हुई न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। और कोई भी ऐसी न्यूज़ होती है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बेसिक पर्पज यही है कि आप लोग जिस समाज में जहाँ पर जाएं वहाँ पर कोई चेंज लेकर आएँ। तो नाबार्ड के द्वारा अभी यहाँ पर इशू की गई AAA रेटिंग, जो इंडियन रूपी में सोशल बॉन्ड जिनकी वर्थ जो है 1040 करोड़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग एक धांसू टाइप का आर्टिकल आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। क्या क्या बातें हैं एक एक कर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए नाबार्ड के बारे में। इसको बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक ऐसा बैंक है जो कि एग्रीकल्चर और इसी के साथ में रूरल डेवलपमेंट यानी कि गांव को कैसे आगे डेवलप करना है उसके ऊपर फोकस करता है। इसने अभी यहाँ पर रिसेंटली इशू किया सोशल बॉन्ड, यानी कि जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो बॉन्ड है
उसमें 1040 ये इतने वर्थ के बॉन्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सोशल बॉन्ड या फिर सोशल इंपैक्ट बॉन्ड एक तरीका बॉन्ड है जिसमें कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि सोशली बेनिफिट इंप्लीकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब क्या है, मतलब आप लोग हेल्थ केयर के अंदर कुछ करना चाहते हैं, एजुकेशन के अंदर कुछ करना चाहते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग अगर बनाना चाहते हैं, गरीबी अगर मिटाना चाहते हैं, इन्वायरमेंट के फायदे के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, तो अगर ऐसा कोई भी काम आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर जाकर इन बॉन्ड के अंदर में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर अपना पैसा जो है वो आप लोग लगा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ये बॉन्ड निकाले गए हैं। तो अपने ही आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस आप लोगों को यहाँ पर इनकी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप लोगों को यहाँ पर ये पहली बार देखने को मिल रहा है। अगर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर पिंपारी चिंचवाड़ा जो आप लोगों को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि मुंबई के अंदर में है और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा कोलैबोरेट करके यहाँ पर 2020 में इंडिया के ये इसी तरीके के जो सोशल बॉन्ड है वो बनाए गए थे ताकि सोसाइटी को हम लोग सही तरीके से आगे लेकर चल सकें। यानी कि पहले भी ऐसी चीज़ की गई है सोसाइटी के अंदर में ताकि चीज़ों को सुधारा जा सके। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर सोशल बॉन्ड के बारे में तो सोशल बॉन्ड बाय नाबार्ड, तो यहाँ पर ये एक तरीका सर्टिफिकेशन होता है जो कि इशू किया जाता है यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर बोला गया है AAA रेटिंग इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड सोशल बॉन्ड। और यहाँ पर इनको जो रेटिंग दी गई है जैसे CRISIL और ICRA के द्वारा इनको AAA की रेटिंग दी गई है। इनका जो इशूइंग साइज है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये 1000 करोड़ और इसी के साथ में यहाँ पर अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जा का ऑप्शन है यहाँ पर तो 2000 करोड़। 5 साल तक की यहाँ पर आप लोगों को इसकी मैच्योरिटी देखने को मिलेगी अगर एक बार इन्वेस्ट कर दिया। कूपन रेट जो है वो 7.63% का इंटरेस्ट आप लोगों को यहाँ पर रिटर्न मिलेगा जो कि अच्छा है। और फेस वैल्यू 1 लाख आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सस्टेनेबल बोर्ड फ्रेमवर्क के तहत बात करें तो नाबार्ड के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया सस्टेनेबल बॉन्ड फ्रेमवर्क जो कि यहाँ पर ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए, सोशल प्रोजेक्ट के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग और इनके लिए यहाँ पर इस्तेमाल होती हुई चीजें नजर आएंगी। यानी कि नाबार्ड ये चाह रहा है कि जो उसके पास में पैसा है उसका इस्तेमाल जो है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यहाँ पर बेसिकली किया जाए, या फिर वो यहाँ पर जो भी पैसा उठाए लोगों का, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर में 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर दिया, आप लोगों को वहां पर लगभग 7% का जो भी इंटरेस्ट इनके द्वारा रखा गया है वो आप लोगों को मिलेगा। तो आपका पैसा जो है वो सही डायरेक्शन में इस्तेमाल होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। या फिर कोई भी इंसान जो है इस फील्ड में कुछ करना चाहता है तो उसको एक सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट का है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और गांव के डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। रीफाइनेंस एक तरीके से सपोर्ट करता है, जैसे कि रीफाइनेंसिंग सपोर्ट वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इससे यहां पर पैसा लेते हुए नजर आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूवमेंट काम करता है, जैसे कि गांव में सड़कें बनाना, वो सब चीजें। इसी के साथ में सुपरविजन भी करता है, जैसे रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं और कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं ये उनके सर पर भी कई बार तांडव करता है अगर वो गलत हरकतें करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी काम करता है जो भी यहाँ पर इसके अंदर में काम करने वाले हैं। इसी के साथ में यहाँ पर दूसरों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का भी काम करते हैं, जैसे आर्टिशियन हो गया, ये हैंडीक्राफ्ट हो गया, उनके लिए किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। और क्रेडिट के लिए भी यहाँ पर काम करते हैं, क्रेडिट प्लान टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, या फिर एक तरीके से बैंक को एनकरेज किया जाए कि उनके टारगेट अचीव करे। तो इनकी एक तरीका पुश देने का काम करता है। जैसे मैं बोलने लगूँ ना आप लोगों को कि हाँ अगर आप लोग खुद पढ़ लियो तो किसी को बैठकर थोड़ा सा पढ़ा दो, ठीक है, अपनी चीजें जो है रिविजन कर लो, किसी को थोड़ा सा सिखा दो, तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से पुश देना हो गया कि अच्छा हाँ यार ये भी तो किया जा सकता है कि किसी को पढ़ाकर हम लोग अपना रिविजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बहुत छोटी छोटी हैं पर लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर इनको ढंग से देखोगे तो आप लोग इनको फायदेमंद पाओगे। ओके, बाकी कुछ कुछ आर्टिकल हैं, जैसे कावेरी वाटर मैनेजमेंट के बारे में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से ये आर्टिकल, तो उसको लेकर बंद बेसिकली रखा गया था, तो उसकी वजह से पूरा जो है एक तरीके से ना इशू बनाने की कोशिश की जा रही है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। तो ये हमने काफी तसल्ली में डिस्कस किया था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में अपने ही घर में आग लगा ली, 57 लोगों की जान चली गई सुसाइड बॉम्बर की वजह से। तो बेगुनाह लोगों की जान जाती है जब जब ऐसी दुर्घटना आप लोगों को देखने को मिलती है। बाकी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली देश के अंदर में, ये आप लोगों ने देखा यहाँ पर। इसके ऊपर आर्टिकल आएंगे कई सारे। अभी हमारे देश के अंदर में अभी रिपोर्ट आई है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 22वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, नाम याद रखना, ऋतुराज अवस्थी। तो इनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, तो उसमें कई सारी बातें जो हैं वो सामने रखी गई यहाँ पर, खासकर एज को लेकर जो यहाँ पर पोक्सो एक्ट के तहत में उसके ऊपर बात की गई है कि एज को जो है बेसिकली यहाँ पर उसको किस तरीके से रखना चाहिए। तो ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पोक्सो एक्ट क्या है इसके बारे में तसल्ली में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अभी आर्टिकल भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आज ही के हिंदू न्यूज़पेपर में था यहाँ पर ये आर्टिकल जो मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से स्टार्टिंग में।
जो कि हम लोग तसल्ली में जाना बेसिकली करप्शन के बारे में। बांग्लादेश इंडिया के साथ में खड़ा हो गया और कनाडा को गरियाया, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, ऐसा बोल सकते हैं। हमारी आर्मी जो है उसने शानदार परफॉर्मेंस दी अभी अगर देखा जाए, चाइना के साथ में डोकलाम वाले सेक्टर में सामने अड़े रहे हम लोग यहाँ पर। और अभी जो हमारा डिसीजन है यहाँ पर यूक्रेन के साथ में हम लोग बेसिकली रशिया के साथ में स्टैंड बनाए रखना, तो हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को कहीं ना कहीं अब आकर एक स्टेबल जोन में लेकर आ पाते हैं, तो काफी अच्छी बात देखने को मिलेगी। बाकी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, प्रेसिडेंट जो है हमारी उनके द्वारा रिजर्वेशन बिल को जो है अलाउ कर दिया है, बेसिकली एक तरीके से साइन कर दिया है। अब ये 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप लोगों का बन गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कब तक इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो ये आगे देखने वाली बात होगी। अफगानिस्तान ने देश के अंदर में एम्बेसी जो है उसको बंद कर दिया है, तो इसके चलते यहाँ पर लग रहा है कि 25,000 के करीब जो अफगानिस्तानी हमारे देश में रिफ्यूजी हैं उनका क्या होगा, तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। और बाकी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम ही ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है हमारे देश में, क्योंकि जब से यहाँ पर तालिबान आया उसको किसी ने एक्सेप्ट किया नहीं है, तो उसके चलते यहाँ पर ये मुद्दा देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी और अवार्ड के बारे में बात की जा रही है, रामानुजम प्राइज है यहाँ पर, शस्त्रा रामानुजम प्राइज। तो यहाँ पर इनका नाम है रुइसिंग जियांग, ठीक है। तो ये मैथमेटिशियन है, इनको 2023 का ये प्राइज बेसिकली यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो ये नाम याद रख सकते हैं, पर्सन इन न्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं ही पूछ लूंगा, पूछा क्या जा सकता है एक आध दिन में, ठीक है। बाकी यहाँ पर काफी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है किसकी, कोर सेक्टर की, तो उसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है। 14th जो महीने में हाई देखने को मिला। कोर सेक्टर कौन से होते हैं, टोटल मिलाकर 8 कोर सेक्टर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी। और इनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है किसकी कितनी परसेंटेज होती है, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज जो होती है वो पेट्रोलियम और रिफाइनरी की होती है 28%। दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी की 19 या 20 बोल सकते हैं, स्टील की यहाँ पर लगभग 18, कोल की 10, क्रूड ऑयल की 8 या फिर 9, नेचुरल गैस ये 6 या फिर 7 बोल सकते हैं, सीमेंट लगभग 5.5 और फर्टिलाइजर लगभग 2.5। तो ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। नाबार्ड वाला आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था, इसको लेकर कोई डाउट आप लोगों के मन में अब होना नहीं चाहिए, काफी तसल्ली में हम लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में कवर किया था। बाकी ये है आज का सुडोकू, अगर आप लोगों को भरना हो, टाइम हो, अपना थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना हो, तो इसको आप लोग भर सकते हैं और लास्ट सुडोकू का आंसर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ओके, तो कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। कितने अच्छे से आप लोगों ने डिस्कशन सुना है वो यहाँ से पता चलेगा जब आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो इन क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अच्छे से देना है ताकि पता चलता रहे कि आप लोग चीजों को अच्छे से सुनते हुए चल रहे हो। क्वेश्चन है एक एक करके आप लोगों के सामने आ रहे हैं, तो एक एक करके आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। पहला बोला गया यहाँ पर किसके बारे में, ये बोला गया है बालसम्स, ठीक है। तो ये बालसम जीनस जो यहाँ पर इम्पेथिनस है, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये किसके रेफरेंस में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला गया कि ग्रोइंग ओनली इन द ट्रॉपिकल रीजन। दूसरा बोला गया है इन इंडिया मोस्ट बालसम जो स्पीसीज हैं वो वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं, और ये इंडिकेटर है एक तरीके से, इट इज एन इंडिकेटर स्पीसीज, यानी कि उस एरिया में क्या सही है गलत है उसके बारे में आइडिया देता है। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन, सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है माइक्रो आरएनए के बारे में, तो यहाँ पर इसको मी आरएनए भी बोला गया है। माइक्रो आरएनए एक टाइप ऑफ आरएनए है जो कि कंट्रोल करता है जीन्स को कैसे यूज करना है। और माइक्रो आरएनए अगर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो बात की जा रही है कि अगर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है एनफ, तो प्रोटीन यूजुअली मैनेज विल बी रिड्यूस। अभी बताया ना कि एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, उसी के अपोजिट रिएक्शन है, ठीक है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन, मतलब इनडायरेक्ट में मैंने आंसर बता दिया आप लोगों को अगर ध्यान से सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है कमलंग टाइगर रिजर्व के बारे में, तो ये मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। ऐसा नहीं कि आज के क्वेश्चन रहेंगे, एक आधा क्वेश्चन आप लोगों को आगे पीछे का मिल सकता है, पर होगा वही जो पढ़ा दिया है, ठीक है। आसाम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये मेघालय कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात की जा रही है फिश मिंट के बारे में, ये यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में पाया जाता है, हिमालयन फुटिल और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, ठीक है। तो फिशमिंट हर्ब प्लांट जो है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी का कहां पर नॉर्मली देखने को मिलता है, ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बात की जा रही है जो मैंने डिस्कस आप लोगों से किया था, ये बोला गया था मेनिस मिस्टीरिया। तो यहाँ पर मेनिस मिस्टीरिया जो है ये क्या है, न्यूली डिस्कवर्ड मेडिसिनल प्लांट, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, या डिस्कवर्ड पेंगोलिन स्पीसीज, या फिर बैक्टीरियल डिजीज। सही आंसर बताइए, देखता हूं कौन आंसर देता है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, ये है कोनोकार्पस। ये कोनोकार्पस जो ट्री है ये रिसेंटली न्यूज में अभी एक इन्वेसिव मैंग्रोव स्पीसीज है। ये एक तरीके से इट इज ए नेटिव टू इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नेटिव है कि इंडिया के आसपास वाले रीजन में ही पाई जाती है। तो ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन, सही आंसर बताइए। नेक्स्ट बात की जा रही है नाबार्ड के बारे में, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
बोला जा रहा है कि यहाँ पर AAA की रेटिंग दी गई इंडियन रूपी डोमिनेटेड जो सोशल बॉन्ड के लिए कंट्री के अंदर में। और इसी के साथ में बोला गया कि बॉन्ड जो है वो डेजिग्नेट करता है फाइनेंस करने के लिए सोसाइटी के इशू से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है। तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन, सही आंसर बताइए। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के बारे में कल डिस्कस किया था। तो बोला जा रहा है कि एक तरीके से इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड है जो कि कनेक्ट करता है डेटा बोर्ड्स को सिक्योरिटी जो एजेंसीज है उनके साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये सेटअप किया गया अटैच ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में। तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन, सही आंसर आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की जा रही है डम्बो ऑक्टोपस के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये आप लोग को एक तरीके से डीपेस्ट लिविंग ऑक्टोपस देखने को मिलेगी, स्पीसीज फाउंड की जाती है ये टेम्परेट लैटिट्यूड के अंदर में। डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से टॉपिक, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन, सही आंसर क्या है? एक हो गया सीसेट का क्वेश्चन, इसको आप लोग पढ़ो और फिर आंसर बताओ। टोटल कितने क्वेश्चन है ये काउंट करना और आपके कितने सही हुए हैं ये बताना, और अगर गलत हुए तो फिर से आप लोग एक बार ट्राई करना ताकि चीजों को लंबे समय तक याद रख पाओ। ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीजों को ढंग से कवर करके चलना है, ठीक है। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है फिर चीजों को ढंग से रिवाइज करना, ओके। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है ये ओनली टू आप लोगों को देखने को मिलेगा। रीजन क्या है? रीजन यहां पर आप लोग देखते हैं साफ साफ लिखा है कि इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, ना कि ओनली इन ट्रॉपिकल। तो ये आप लोगों को डिटेल में आप लोगों को डिस्कस किया था। नेक्स्ट यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा अरण्य के बारे में। तो ओनली वन है क्योंकि मैंने बताया था कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा घटेगा तो पहले वाला बढ़ेगा, ना कि खत्म हो जाएगा। तो ये अभी डिस्कस किया था मैंने टॉपिक जब यहाँ पर अरण्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कमलंग टाइगर रिजर्व के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, और भी कई सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी कि इसके बारे में खासकर आप लोगों को याद रखना है। क्यों? क्योंकि म्यांमार के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलता है। और एक और नेशनल पार्क के बारे में मैंने डिस्कस किया था, देखता हूं उसका नाम कौन रिकॉल कर पाता है, और वो भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिश मिंट के बारे में बात की जा रही है तो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, हिमालयन फुटहिल और साउथ ईस्ट एशिया, कहां पर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है? तो ये हिमालयन फुटहिल और साउथ ईस्ट एशिया, ये है इसका सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है मैनिन्स, ये यहाँ पर मिस्टीरियस के बारे में। तो अभी आप लोगों को बताया क्या है ये अभी आप लोगों को बताया कि ये पेंगुलिन की नई प्रजाति अभी देखने को मिली, जो कि 9th नंबर की वैरायटी आप लोगों के सामने निकल कर आती है, जिसका मैनिन्स मिस्टीरियस इसका नाम रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कोनोकॉर्पस के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन क्या है? ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या बताया? ओनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहां पर बोल दिया गया, जो कि एक गलत स्टेटमेंट हो जाती है। नाबार्ड के बारे में अभी आप लोगों से डिस्कस किया, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बात बोली गई, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के बारे में बात करें तो ओनली वन स्टेटमेंट आप लोग करेक्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि आप लोगों को बताया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, ठीक है। तो इसको लेकर कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। और ये आप लोगों को पता है इफेक्ट में आ गया था 1 अक्टूबर 2010 से, ओके। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में? डम्बो ऑक्टोपस के बारे में। तो इसके बारे में वन स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड में क्या गड़बड़ है यहाँ पर? सेकंड में यहाँ पर है कि क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इसका वर्ल्ड वाइड है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में, ना कि जो स्टेटमेंट दी गई है ओनली उसमें, ठीक है। सीसेट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा 28, पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने। तो इसको आप लोगों को बताना टोटल कितने क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप लोगों ने सही दिए। और फिर से बोलूंगा कि जो भी आप लोगों के अगर नंबर गलत आते हैं, ये अच्छे नहीं आते हैं, तो ऐसा नहीं कि टेंशन में हो जाना है, ऐसा है कि फिर से एक बार रिवीजन कर लेना है, ताकि टॉपिक जो है वो आप लोगों का क्लियर रहे। जितना ज्यादा चीजों को सोर्सेज को देखो, सोर्स कम फॉलो करो पर लेकिन जो फॉलो कर रहे हो उसको अच्छे से फॉलो करो, तो इससे चीजें आप लोग अच्छे से लेकर चल पाओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट लोकेशन आज की एक देख लेते हैं, जो कि है आपका आज का बेसिकली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, जिसका नाम है ब्लैक बक नेशनल पार्क। नाम से आप लोगों को नजर आ रहा है ब्लैक बक बोला गया है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा गुजरात के भावनगर में। ये बेसिकली ब्लैक बक यानी कि जो ब्लैक जो हिरन होता है उससे कनेक्टेड है, और स्टेब्लिश किया गया था 1976 में। सौराष्ट्र वाला जो रीजन है, बेसिकली बहेल रीजन ऑफ सौराष्ट्र, वहां पर आप लोगों को ये नजर आता है। तो बेसिक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ओके। आइए अब बात करते हैं कुछ नए शब्दों के बारे में, जो कि आप लोग की बेसिकली इंग्लिश को इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे। और इसके ऊपर एक कमांड होगी, अगर रेगुलरली आप लोग सेंटेंस फॉर्म करते हो। फिर से बोलूंगा, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, ट्राई करोगे तो चीजें सीखोगे, आप नहीं सीखोगे तो कोई और सीखेगा, वो आगे निकलेगा। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। एक एक शब्द है, सोचेगा। और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि 5 नहीं, इवन 10-10, 12-12 एक तरह शब्द के ऊपर भी सेंटेंस बना रहे हैं। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि सामने वाला जो प्रोवाइड करा रहा है उसमें से कितना आप लोगों को चूसना है, निकालना है, ठीक है। एक तरीके से आप लोग निचोड़ सकते हो उसको।
पहला है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन होता है प्रभाव, किस चीज का इफेक्ट, यानी कि आप लोग यहां से सुनने के बाद में कितना इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो ये एक तरीके से आप लोग समझ सकते हो रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है। एक है मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, बड़े पैमाने पर। माइक्रो क्या होता है, छोटे पैमाने पर। तो यहां पर मैक्रो के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ये है मीरेड, इसका मतलब होता है असंख्या, माइरेड नहीं है, मीरेड इसको बेसिकली बोलेंगे, ठीक है। असंख्या यानी कि एक तरीके प्रचुर मात्रा में, काउंटलेस आप लोग बोल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में। वनरेबल क्या होता है, ये होता है बेसिकली कमजोर, एक तरीके से असहाय, जिसको सपोर्ट की जरूरत हो, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यहां पर बात करें क्विंटल के बारे में, ये है प्रभाव, एक तरह का क्षेत्र, ये एक तरह का एरिया आप लोग बोल सकते हो। ईच ऑफ द 5 इक्वल ग्रुप इनटू विच ए पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड, ये भी शब्द आप लोग यहां पर यूज कर सकते हो कि सेगमेंट हो गया बेसिकली। डिवीजन भी बेसिकली कई बार बोल देते हैं। तो सारे के सारे शब्द अगर रेगुलरली आप लोग सुनोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग इनका यूज होता हुआ जरूर पाओगे। और कभी भी कुछ भी चीज पढ़ रहे हो ना, उसका वहां पर मीनिंग समझ में नहीं आता। तो बीइंग ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी होने के नाते ये ड्यूटी है आप लोगों की कि वहीं पर ही रुककर उसका आंसर देखकर तभी आप लोगों को आगे बढ़ना है। इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ना है कि हाँ आगे चले गए और फिर उसको भूल गए और फिर आगे आ रहा है, फिर टेंशन दे रहा है वो। तो ये चीजें आप लोगों की है, इसके ऊपर जितना जान झोंक दोगे ना एक बार लग के, तब तक आप लोगों को लगेगा कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। पर कुछ समय के बाद में चीजें रिपीट होने लगती हैं और फिर आप लोग उनको एंजॉय करने लगोगे और मजा आने लगेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो और फिर देखो पढ़ाई आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। नहीं तो आप लोग हमेशा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होते हुए नजर आओगे पढ़ाई को लेकर। अब ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग इसको कैसे लेकर चलना चाहते हैं, ठीक है। सीरियस होकर अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो यूपीएससी के लिए कंप्लीट कोर्स आप लोगों को एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट भी अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए गए हैं। सी सेट अगर कमजोर है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। CDS की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी कोर्स है। बाकी अगर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक बेसिक कोर्स आप लोगों का देखने को मिलता है, जिसमें लगभग 16 सब्जेक्ट आप लोग के कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो वो एक ऐसा कोर्स है जो कि हर एक एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा और 1 साल की वैलिडिटी के साथ में है। इंस्टॉलमेंट में भी आप लोग यहां पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग शानदार तरीके से लेक्चर को एंजॉय कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हुआ करेगा तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए जो है टीचर है वो अवेलेबल है। आप लोगों के लिए डाउट सेशन जो है वो लगा दिए जाएंगे। पर अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करिए और चीजों को अच्छे से लेकर चलिए। कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए जिंदगी में। सिलेक्शन लेना है, मम्मी पापा का पैसा है, बर्बाद नहीं करना है, सही डायरेक्शन में लगाना है। तो फीडबैक जरूर देना कैसा लगा डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।